दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। चलिए जी, गुड आफ्टरनून ऑल। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आप लोगों को पहले ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम कुछ सर्टिफाइड कॉपीज देखने वाले हैं। कुछ सर्टिफाइड कॉपीज की आईसीआई जो है ऑडिट में नंबर क्यों नहीं देता। क्या सिर्फ और सिर्फ आईसीआई की ही मतलब कंजूसी है या गलती है, इस वजह से हमारे ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, या फिर हमारा लेवल आईसीआई के जो मतलब लेवल एक्सपेक्टेड है ऑडिट के लिए उसको मैच नहीं कर पाता, या फिर हम ठीक लिखते हैं लेकिन आईसीआई स्लैशिंग कर देता है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, दो तीन कॉपीज मैंने कलेक्ट की हैं नवंबर 2020 की। नवंबर 2020 का जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसकी मैंने कुछ सर्टिफाइड कॉपीज कलेक्ट की हैं। ये देखो नवंबर 2020 के एग्जाम्स की। तो सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं यहाँ पे। एक सेकेंड सिर्फ। आप लोगों में से किसी ने जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया था क्या? नवंबर से जो बात था ऑप्ट आउट वाला, जैन वाला। मैं तो भूल गया था, हमारे स्टूडेंट तो बड़ा लेट बोलते हैं। नो सर, ठीक है। तो आज हम जल्दी से अब डिस्कस करते हैं कि हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए और आईसीआई हमें कैसे नंबर देता है। क्या आईसीआई स्लैशिंग करता है, या फिर आईसीआई जो है जानबूझ के नंबर काटता है, या फिर आईसीआई बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन के आंसर्स चाहता है जो वो सुजेस्टेड आंसर में देता है या जो उसने अपने स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। तो मेरे पास तीन कॉपीज हैं बड़ी ऐसी। तीन कॉपीज है मेरे पास। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा सीधा ना सुजेस्टेड के साथ मैच करवाता चला जाता हूँ। आज आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, ऑडिट में क्या आता है। तो मेरे पास ऑलरेडी वैसे ना हर अटेम्प्ट में 20-25 कॉपीज आ जाती हैं। अब वो मुझे मिल नहीं रही थी तो मेरे पास कम से कम अभी मैं तीन कलेक्ट कर पाया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको नवंबर 2020 का। सबसे पहले तो आपको ना ये याद रखना है, जो आपको आंसर शीट मिलती है ना, पता नहीं आधे जने आप लोगों में से करके आते हो या नहीं करके आते। सबसे पहला जो ये फर्स्ट पेज होता है ना आपके, तो इसको आपने सबसे पहले टिक करना होता है। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया है कि नहीं, देखो ये जो टिक किए हुए हैं, तो ये जो टिक है ये स्टूडेंट के किए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने एग्जाम जो आपकी कॉपीज होती हैं, तो उसको ना यहाँ पे आप टिक करके आया करो। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। और उसके बाद ये सब शीट्स तो आप भरते ही रहते हो। ठीक है, वो वाली चीज तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये आप टिक करके आया करो। अब हम देखते हैं सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 मैच करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में बच्चे मतलब टीचर तो बोल देता है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। 30 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यू हैं। 14 मार्क्स के हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट हैं। सर आप तो बड़े आसानी से बोल देते हो, बोलने में तो क्या ही जाता है। जिसको मेहनत करनी होती है, जिसको लिखना होता है, उसको पता है कि 44 मार्क्स है, कि 44 में से ना कि कम से कम आप 30 मार्क्स तो ले ही लेना। ठीक है, अब ये वाली ना दो तीन आंसर शीट्स देखने के बाद मैं इतनी आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो आने वाले अब आपके पास 15 से 20 दिन होंगे ना, इसमें आपका एक माइंड ओपन हो जाएगा कि हमें ऑडिट पढ़ने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी है। ऑडिट के ना चाहे देखो मेरे पास 13 चैप्टर्स हैं। आप एक काम ये जरूर कर सकते हो, ऑडिटिंग में आप 13 में से कोई 11 चैप्टर कर लो, 13 में से 12 कर लो, 10 कर लो। लेकिन वो वाले जो चैप्टर्स आप कर रहे हो ना, कम से कम इस अकॉर्डिंग करो कि उसका रट्टा बच जाए, मतलब पूरे के पूरे आपको याद हो जाए। देखो मैं अभी ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, आईसीआई की जो आंसर शीट्स है ना या जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं स्टूडेंट्स की, उसको इवेलुएट करने के बाद बोल रहा हूँ कि पेपर में आप सिलेबस चाहे 10% 5% कम करके चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही करके चले जाना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो बस ये आपने ध्यान देना है कि जो करके जाओ वो बहुत बढ़िया तरीके से करके जाओ।
देखो मैं आपको बताता हूँ अब नवंबर 2020 में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। देखो एमसीक्यू के ना आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि घर के लिए ले जाओ, ना ये सुजेस्टेड आंसर में डालते हैं। मतलब आईसीआई एमसीक्यू के साथ क्या खेल रहा है, सस्पेंस है अभी भी। एमसीक्यू के साथ मतलब हमें ये भी नहीं पता कि पेपर में आए कौन से हैं और हैं ठीक है कि नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिनकी ये सर्टिफाइड कॉपीज आती हैं, एमसीक्यू के बारे में कुछ आता है कि नहीं आता कुछ? नो सर। ओएमआर शीट आती है, कोमल कह रही है ओएमआर शीट आती है। एमसीक्यू जो आप पेपर में अटेम्प्ट करके आए हो तो उसकी ओएमआर शीट आती है कि कौन से एमसीक्यू आपके ठीक हैं या गलत हैं, ये कह रहे हो कोमल? बट चेक्ड नहीं होती, आरटीआई के थ्रू नहीं आती। अच्छा बट चेक्ड नहीं होती ओएमआर शीट। तो जो ओएमआर शीट आती है उसमें ये लिखा होता है कि कौन कौन से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन का ए लिखा है या बी ऑप्शन लिखा है, ये बोल रहे हो आप? मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड नहीं लिखे होते, ऊपर लिंक दे देते हैं बस, ठीक है लिख देते हैं बस, यस सर आती है आरटीआई के थ्रू बी ओएमआर। बस मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज की कंफ्यूजन है इस पूरे में जो आप लोग मुझे बता रहे हो। जो ओएमआर शीट आपके पास आती है, क्या उसमें मार्क्स दिए होते हैं कि मार्क्स नहीं दिए होते? अरे लिखने से अच्छा, इससे अच्छा तो बोल ही दो जल्दी जल्दी। ऑडिट के दिए हुए थे, ईआईएस के नहीं दिए हुए थे, एग्रीगेट मार्क्स दिए होते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब एमसीक्यू में कहीं ना कहीं सस्पेंस तो है ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा सस्पेंस है। अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन अब देखो क्या है। सबसे पहला कुछ दो, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं मैं रीड करने वाला, सिलेक्टेड क्वेश्चन बीच में से रीड करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि क्या स्टूडेंट्स का लेवल डाउन है या आईसीए का लेवल डाउन है। ठीक है, गलती कहाँ पे है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि आपने ये बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मैंने आपको ना कल परसों एक चीज बताई थी कि आप ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिख सकते, लेकिन अभी जो मेरे पास एक पेपर है ना वहां पे ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है करेक्ट इनकरेक्ट की जगह, लेकिन आईसीए ने मार्क्स दिए हुए हैं। लेकिन मुझे पहले ये मिस इंटरप्रिटेशन थी कि अगर आप ट्रू या फॉल्स लिख के आते हो तब आईसीए मार्क्स नहीं देता, तो ऐसा नहीं है, आईसीए मार्क्स तब भी देता है। लेकिन आपको लिखना क्या है, वर्ड करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ड ही यूज करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, if law or regulation prescribes sufficient detail of the terms of audit engagement, auditor should record them in the writing written agreement। क्वेश्चन क्या बना, लॉ रेगुलेशन सफिशिएंट डिटेल दे रहा है ऑडिट टर्म्स एंगेजमेंट की, लेकिन ऑडिटर को रिकॉर्ड तब भी करना है इन राइटिंग में। अब इसका आंसर देखते हैं, ये कह रहे हैं इनकरेक्ट, आईसीए वाले बोल रहे हैं इनकरेक्ट है। क्या कह रहे हैं, इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन द राइटिंग। कह रहे हैं अगर लॉ रेगुलेशन ने आपको बता दिया तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट, साथ में आपको क्या लिखना है, एक्सेप्ट, मतलब एक तरह से यहाँ से आपका रीजन स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका रीजन, जो आपको ट्रू एंड फॉल्स में लिखना है। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ और रेगुलेशन अप्लाइज, लेकिन आपको फिर एक कंडीशन है कि उस लॉ रेगुलेशन को आपने अप्लाई जरूर करना है ऑडिट में। एंड द मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करे और अंडरस्टैंड करे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ने क्या लिखा हुआ है। आंसर क्या था इसका, इनकरेक्ट था ना? जी हाँ, सबसे पहला फर्स्ट मेरे पास जो कॉपी है, ठीक है, फर्स्ट कॉपी में इन्होंने आंसर ही लिखा हुआ है करेक्ट, जबकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर था इनकरेक्ट। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो ये वाले भाई साहब अपना नंबर क्या मान के चलेंगे, आईसीआई इतना आलसी है या फिर आईसीआई का इतना प्रोसेस है, जो भी है। ठीक है, इसको हम आलसी नहीं कह सकते, इसको हम बोल सकते हैं उनका अपना प्रोसेस है। लेकिन वो आपको ये नहीं लिखता कि यहाँ पे काटा मार दे या तो क्रॉस कर दो या तो कोई गलती बता दो, नहीं जी नहीं।
हम कुछ नहीं बताएंगे, उनका छोटा मोटा कुछ भी वो लिखते हैं, कल को आंदोलन शुरू हो जाते होते हैं दिल्ली जैसे शहरों में, ठीक है, फिर ऑल ओवर इंडिया में हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने प्रोसेस को ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड किया हुआ है। द रीजन बीइंग इज, ताकि कोई भी चीज हम वो ऐसी ना लिखें या कि मतलब आईसीए के ऊपर स्टूडेंट्स कुछ भी पिटीशन डाल सकें, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकें। तो इन्होंने सीधा कुछ नहीं किया, भाई साहब ने लिखा जिसका ये पेपर है, उन्होंने लिखा करेक्ट, और यहाँ पे देखो नंबर कितने मिले हैं, 0। बस यहाँ पे ये देखो ये 0 नंबर लिख दिए बस। भैया आगे चलो, यानी कि सबसे पहला आपको क्या पता चला करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन में, अगर आपका ये वाला जो कंक्लूजन है करेक्ट या इनकरेक्ट, अगर आपका वो ही गलत है तो बेटा छोड़ देना कि आगे रीजन भी चेक होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आपने करेक्ट इनकरेक्ट को गलत लिख दिया लेकिन रीजन ठीक लिखा हुआ है, वहां पे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, कोई और देखते हैं, किसी और ने ये अटेम्प्ट किया होगा। देखते हैं कि उनको कितने नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ना स्क्रीन पे जो मैंने ये आंसर शीट डाउनलोड की है ना, तो यहाँ पे इन्होंने ना मार्क्स दिए हुए हैं, ये जो आपको बॉक्स शो हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली ना वो डाउनलोड करते हुए, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड था तो बॉक्स बन गया, व्हाइट बॉक्स। तो देखो यहाँ पे आंसर एस ई से पता चल रहा है कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है फॉल्स। तो जब ये फॉल्स लिखा हुआ है लेकिन नंबर कितने मिले हैं देखो। अब क्वेश्चन, अब स्टूडेंट को नंबर ही नहीं पता चल रहे कि नंबर कितने हैं। सबसे पहले 6.5, ये 6.5 तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर है, याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर है 6.5, 6.5। अब इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिले हैं इनको, इस क्वेश्चन का देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 1 का ए, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 1 का ए। उसके बाद 1A के अंदर अंदर जो स्टेप मार्किंग करनी है उसको ये लिखते हैं 1A स्टेप 1। अरे भाई साहब इतना कंफ्यूज काहे कर रहे हो, सीधा सीधा लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे कहीं पे लिख दो नंबर दे दो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए अलग लिख रहे हैं कि बेटा इतने नंबर है, बच्चों को ये ना लग जाए, मतलब वो ऐसे ना खुश हो जाए कि आधा नंबर ये है और आधा नंबर ये है, तो टोटल तो 1 नंबर हो गया। 1 नंबर नहीं है ये, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। तो जो वो स्टेप मार्किंग कर रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं 1A स्टेप 1, आधा नंबर। मतलब पहले तो आप लोगों ने लिख दिया कि ये इनकरेक्ट है, आईसीए ने लिखा था इनकरेक्ट, तो स्टूडेंट ने भी लिखा फॉल्स, मतलब ठीक है। अब हम आंसर पढ़ के देखते हैं। लो रेगुलेशन प्रिस्क्राइब सफिशिएंट डिटेल ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिकॉर्ड इन राइटिंग द एग्रीमेंट, इट इज डीम्ड दैट, अब ध्यान से देखते चले जाओ, इट इज डीम्ड दैट अदर पार्टी इज अवेयर विद द टर्म्स। तो ये जिसका भी है तो ये तो आप छोड़ ही दो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप करेक्ट इनकरेक्ट को लिख के आंसर अपनी मर्जी से लिखा है, आईसीए नंबर दे देगा, आईसीए नंबर देगा, लेकिन आईसीए कितने नंबर देगा, आईसीए आधा नंबर देगा आउट ऑफ 2 नंबर। क्योंकि यहाँ पे आईसीए ने क्या लिखा था, आईसीए का रीजन तो कुछ और था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच रो रेगुलेशन अप्लाइज एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आईसीए आपसे ये वाला आंसर चाहता है, और आपने क्या आंसर लिखा था, आपने आंसर लिखा था इट इज डीम्ड दैट अदर पार्टीज अवेयर विद द टर्म्स। अब बताओ कौन ठीक है कौन गलत है इस क्वेश्चन में, आईसीआई ठीक है। एक आंसर शीट और देख लेते हैं, एक आंसर शीट और देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा था। देखना एक बार के लिए स्क्रीन पे आपको रीड आउट हो रहा है, एक बार के लिए देखो। आईसीआई आंसर क्या लिखा है भाई साहब ने, भाई साहब ने आंसर लिखा है करेक्ट। आंसर क्या था, इनकरेक्ट। उसके बाद इसका रीजन पढ़ के देखते हैं, इवन इफ द लो रेगुलेशन दिस एंगेजमेंट ऑडिटर शुड रिकॉर्ड देम इन द राइटिंग। कुछ नहीं लिखा बेटा, 0 नंबर, बात खत्म। चले जी, पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहले क्वेश्चन में आईसीए की जीत हुई है, हमारी हार हुई है। रीजन कि आईसीए कुछ और चाहता है आपसे। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी ने ये वाला स्टैंडर्ड किया हुआ है ना, एसए 250 में से ये वाला पॉइंट आएगा, या फिर ये वाला पॉइंट आएगा उसमें एसए 210 में, जिसने ये वाला किया हुआ है ना, वहां पे साफ साफ ये लैंग्वेज लिखी हुई है आईसीए ने। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, देखता हूँ कि अगर मुझे मिलता है तो शायद मैं आपको स्टैंडर्ड का पार्ट ही दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आईसीए नहीं, ये है सच में। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये देखो ये देखो ये देखो, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसे 210 में। मुझे एक बार के लिए हाय हेलो कर दो जल्दी से, सुन रहे हो ना आप लोग, हाँ। अब देखो
अब ये वाला आंसर देखो फर्स्ट वाले का, अब इन्होंने कहां से आंसर निकाला है, एक्सेप्टेंस ऑफ, मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210 का सबसे लास्ट वाला टॉपिक था, उसमें से थर्ड पॉइंट को चूज किया इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स बनाने के लिए। इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, नहीं ये वाला नहीं है यार, ये वाला नहीं था, कहाँ था यार, अभी अभी मेरे को दिखा था, सॉरी 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 सॉरी, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रिपोर्ट देम, नोट, नोट में था वो, record them new term suitable level of, यार ये ना कहीं पे था, अभी मेरे को दिखा तो था, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा, लेकिन मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आईसीआई ने लिखा था वो वैसे ना स्टैंडर्ड का ही पार्ट है, आपको जब ये स्टैंडर्ड करोगे ना आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कोई और रीड करके देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करके देखते हैं कि आईसीआई क्या नंबर देता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू पीरियडिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू पीरियडिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट होना चाहिए, कह रहे इट इज नॉट नेसेसरी टू द ऑडिटर फॉर पीरियडिकली रिव्यू, तो इन्होंने आंसर लिखा इनकरेक्ट। एक सेकेंड यार, आज ही ये गड़बड़ होनी थी, ब्लर, स्क्रीन साफ आ रही है या ब्लर हो रही है, प्लीज कोई बोल दो मुझे। सर ब्लर है लेकिन पढ़ी जा सकती है। पढ़ी जा सकती है, फिर ठीक है, चलो हो गई, ठीक हो गई, ब्लर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर इसका क्या है, इनकरेक्ट होना चाहिए। अब रीजन देखो, ठीक है, अब रीजन देखो क्या है, देयर शुड बी पीरियडिकल रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, दिस इज दिस, whether the same continue to be adequate to obtain the requisite knowledge and evidences about the transaction, unless this is done any change in the business policy of the client may not be adequately, मतलब देखो अब इन्होंने रीजन क्या लिखा है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चों ने रीजन क्या लिखे हैं। अब बच्चों का रीजन देख लेते हैं, फर्स्ट का बी था, तो फर्स्ट का बी में आंसर लिखा हुआ है जी इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ऑडिटर हैज टू पीरियडिकली रिव्यू दिस दिस दिस, यहाँ पे तो डेट नंबर मिल गया, ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट ने भी देखो ये लिखा है, इफ देयर इज चेंज इन बिजनेस पॉलिसी एंड ऑडिटर इज स्टिल स्टिक्ड टू द प्रीवियस ऑडिट ऑडिटर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी वाला वर्ड लिख दिया ना, यहाँ पे दो तीन अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स लिख दिए आईसीए वाले, तो आईसीए ने मेहरबानी करके आपको डेट नंबर दे दिया, मतलब डेट नंबर तो मतलब कि मजेदार ही है, अब तो आपको ऐसे लगेगा। कोई और आंसर रीड आउट करके देखते हैं, सेकंड वाले का, फर्स्ट का बी, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा फॉल्स, वही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये चलो फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट को नंबर मिले एक, इसका रीजन पढ़ के देखते हैं, रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम, इफ देयर चेंज इज डन इन द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ द क्लाइंट, इट शुड ब्रिंग द ऑडिटर्स कंसिडरेशन टू कीप द प्रोग्राम अप टू डेट। अब आपको कहीं से ये वाला रीजन लग रहा है, मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये बनाया हुआ है, ठीक है, चाहे आपने ऑडिटिंग के वर्ड्स यूज किए हैं, इसलिए उन्होंने बनाए हुए के आधा नंबर दे दिया और आधा नंबर करेक्ट इनकरेक्ट का टोटल एक नंबर दे दिया। तीसरी शीट में देखते हैं एस वाली, ये शीट से याद रख लेना, पहले मैं ए वाली खोलता हूँ, फिर के वाली, फिर एस वाली। सेकंड में देखते हैं, इन्होंने भी बोला इनकरेक्ट, ये भाई साहब ने लिखा ना रीजन देखो, एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटर शुड रिव्यू एंड दिस they can significant change in the organization which affect the audit engagement this, मतलब यहाँ पे रीजन ये भी ठीक ठाक सा ही है, अगर आप आईसीए के साथ मैच करोगे रीजन ठीक ठाक सा है, लेकिन लिख इतना बड़ा दिया तो डेढ़ नंबर मिल गया। एक आप लोगों के लिए सबसे पहले अब एडवाइस है, आप लोगों को ना इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, आप लोग ट्राई करो, जैसे यहाँ से है ना ये वाली लाइन, इसको अगले पैराग्राफ में लिखो, एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा तो इजी बना दो ना, एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा इजी बनाओगे वो जल्दी चेक करेगा, हो सकता है थोड़ी सी प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट होके वो एक की जगह डेढ़ नंबर दे दे। अब अगर उससे इतना ना पढ़ा जाए, सर ये तो कोई रीजन हुआ नहीं ना, इतना ना पढ़ा जाए, मान लिया नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हम पेपर आईसीआई को नहीं लिख रहे, वी आर राइटिंग द एग्जाम टू वन सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है जो ये पेपर चेक कर रहे हैं, तो हम उसको लिख रहे हैं, तो आप ये चीज आप ध्यान में रख लेना। थर्ड क्वेश्चन रीड करके देखते हैं आगे, थर्ड,
Dividend are recognized in the statement of P&L account only when the amount of dividend can be measured reliably. ये आता है चैप्टर नंबर 9 में, शायद ऑडिट ऑफ एफएस में, या फिर अगर ओल्ड सिलेबस है तो वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले पार्ट में आ जाता है, या कंपनी ऑडिट 2 वाले पार्ट में आ जाता है, और न्यू सिलेबस में आता है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस। कह रहे डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ओनली व्हेन द डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देखते हैं सबसे पहले वाले ने क्या आंसर लिखा। इसका पहले आंसर होना क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं, पहले आईसीआई का आंसर। कह रहे इनकरेक्ट है। डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L ओनली व्हेन इट्स एंटिटीज राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड। सबसे पहले एंटिटी का राइट एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, और प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट जो है विल फ्लो टू द एंटिटी, और डिविडेंड की अमाउंट रिलायबल हो जानी चाहिए। तो उन्होंने एक लिखा था, लेकिन यहाँ पे रीजन कितने हैं? 3, इसलिए इसका आंसर हुआ इनकरेक्ट। देखते हैं फर्स्ट वाले ने क्या लिखा था। तो फर्स्ट वाले ने लिखा था इनकरेक्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन देखो क्या लिखा। कह रहे हैं बाय द बोर्ड ऑफ, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं था कि अपॉइंट वो डिक्लेयर कौन कर रहा है, उन्होंने ये पूछा था अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब ये स्टूडेंट ने तो वही का वही चिपका दिया, इसलिए चाहे आपने आंसर ठीक लिखा था इनकरेक्ट। नंबर कितने मिले सर? नंबर मिला 1। दूसरे वाले का देखते हैं, दूसरे वाले को कितने मिले। 1 के सी में उन्होंने भी बोला फॉल्स है ये। सर आईसीआई तो किसी भी ट्रू फॉल्स में स्टैंडर्ड का नेम कोट नहीं किया। हाँ ये करी ना बात, आईसीआई ने किसी भी मतलब क्वेश्चन में, सच बात है, कोई स्टैंडर्ड का नेम कोट नहीं किया। इससे आप लोगों को मोटिवेट नहीं होना कि हमें भी नेम कोट नहीं करना। एक तो आईसीआई इतना कंजूसी कर रहा है, ऊपर से अगर हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को बेटर कर देंगे, मैक्सिमम लॉस क्या है, नंबर नहीं मिलेंगे ना। लेकिन ऐसा सोच के देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड का नेम याद है और आप कोट करते हो स्टैंडर्ड का नेम, ठीक है, तो कम से कम हो सकता है 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन में तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं यार एग्जामिनर आपकी नॉलेज से भी तो अट्रैक्ट होता है ना, वहां से भी तो वो इन्फ्लुएंस होगा कि यार स्टूडेंट आईसीआई ने नहीं लिखे हुए, लेकिन स्टूडेंट हर स्टैंडर्ड का नंबर कोट कर रहा है। तो आप लोग अपनी कोशिश जारी रखो, जो आईसीआई नहीं कर रहा लेकिन सही है, आप लोग उसको कोट कर देना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, इनकरेक्ट। डिविडेंड कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एज it is appropriation of profit, as it is appropriation of profit, not charge against the profit. Moreover, dividend to be record when it is declared. बट देखो ये जो आपको आधा नंबर मिला है ना, ये जो मिस्टर के का पेपर है जो मैंने लिखा हुआ है, ये के, आपने देखा है तीनों के तीनों रीजन के ने क्या किए हुए हैं। इस वाले स्टूडेंट ने तीनों के तीनों रीजन अपने आप बना के लिखे हुए हैं, इसलिए जो इनको नंबर मिले हैं ना, पहले वाले में आधा मिला था, दूसरे वाले में 1 मिला है, तीसरे वाले में फिर से आधा मिला है। यानी कि आप सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए पेपर भर सकते हो। तो आपको यहाँ से ये एक एडवाइस मिली कि आप अपने मन की संतुष्टि के लिए ना आप अपना पेपर भर सकते हो कि हाँ जी हम तो रीजन लिख के आए हैं, हमने तो 5 लाइंस लिखी हैं, चलेगा नहीं। लेकिन वो देखते हैं जी एस ने क्या लिखा है। एक थर्ड वाला जो स्टूडेंट था, थर्ड वाले स्टूडेंट का देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा। थर्ड वाले ने भी लिखा है इनकरेक्ट, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, रीजन कह रहे हैं कि मेजर्ड रिलायबली हो जाएगा, और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन डिसाइडिंग इन द मीटिंग कमेंस्ड। मतलब क्या लिखा, बस ये एक रीजन लिख दिया, ठीक है जी, उसकी वजह से इनको भी 1 नंबर मिला। तो मतलब पहली टिप ट्रू फॉल्स लिखने के लिए सबसे पहले तो ऊपर करेक्ट इनकरेक्ट लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद रीजन अगर आपको आता है तो लिख दो, तब भी उतने नंबर लिखेंगे। अगर आपको नहीं मतलब अगर आपने आता है तब तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं आता या फिर आपने लिख दिया लेकिन अपना बना के, तो वो दोनों सिचुएशन बेटा सेम रहने वाली है। उसके ऊपर आईसीआई कहता हम नहीं पिघलेंगे, आप 5 लाइनों की जगह 6 लाइनें लिख दो। प्रूफ हो रहा है ना, यहाँ पे 3-3 शीट्स मैंने आपको दिखा दी। अब हम देखते हैं कोई डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं आगे। डिस्क्रिप्टिव तो देखें, ट्रू एंड फॉल्स में तो आपको पता चल गया। ट्रू एंड फॉल्स देखो बनते कहाँ से हैं, बनते तो चैप्टर में से है ना, इसलिए अब आप जो जो चैप्टर्स कर रहे हो तो जो जो उसकी हेडिंग्स हैं उसको ध्यान से करो, बस इतनी सी बात है। सर वही तो नहीं होता ना, ऑडिट याद ही नहीं की जाती। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं ना, ऑडिट का पेपर जो है हम खुद देखो फेंक के लिख रहे हैं। आप लोगों के लिए चलो मैं मान सकता हूँ मुश्किल चीज है, कई बार मैं इस चीज को बहाना भी बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 13 चैप्टर्स हैं ऑडिट का ना सिलेबस। जब आप सीए फाइनल में पहुंचोगे ना, तब आपको लगेगा यार इंटर में तो ऑडिट का सिलेबस अंडर कंट्रोल था, हम कर सकते थे, लेकिन बस हमें ये सुन रखे है ना, एक्चुअली प्रथा चल रही है यार ऑडिट के लिए।
ऑडिट के लिए क्या प्रथा चल रही है पिछले कई महीनों से, कई सालों से? सर ऑडिटिंग में नंबर ही नहीं देता आईसीआई, सर आईसीआई नंबर नहीं देता। यार आप खुद तो देख लो ना, लिख क्या रहे हो पेपर में? हिम्मत है ना तो रट्टा मार के दिखाओ। अब मैंने आपको एक स्टूडेंट के बताए थे, मेरे एक स्टूडेंट के नवंबर 2018 में, नवंबर 2018 में वन ऑफ माय स्टूडेंट गोट द 89 मार्क्स। ठीक है कि वो पढ़ा किसी और से था, लेकिन लास्ट में जैसे रिवीजन करनी होती थी और टेस्ट सीरीज करनी होती थी, टेस्ट बनाने होते थे, मॉक टेस्ट होते थे उसके, तो लास्ट के 2-3 महीने वो मुझसे अटैच रहा था। ठीक है, उसने अब पेपर किस हिसाब से लिखा, जब उसने मॉक टेस्ट दिया था तो उसके मॉक टेस्ट में ही 76 मार्क्स थे। तो मैंने उसको इतना बोल दिया था कि आपकी ना एग्जामिशन पक्का आएगी। हनी सुखेजा नाम का लड़का है, तो मैंने उसको बोला था कि आपकी ना एग्जामिशन पक्का आएगी जिस हिसाब से आपने स्टडी मतलब कंट्रोल की हुई है ऑडिट के पेपर को। एक एक वर्ड और एक एक लाइन याद कर लिया लड़का होके। और लड़कियों से तो वैसे भी मतलब लड़कियों की लर्निंग पावर तो वैसे ही बॉयज से ज्यादा तेज होती है। तो मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आईसीआई नंबर नहीं दे रहा। रीजन क्या है बेटा? आपका माइंड सेट हो चुका है, आपका माइंड सेट हो चुका है कि ऑडिट में आईसीआई नंबर देता नहीं है। वो कैसे दे यार? आईसीआई ने हम जैसे कुछ एग्जामिनर को दिया हुआ है। अब हम तो टीचिंग में हैं, हमें तो पता है कि क्या चीज ठीक है या गलत है। आईसीआई ने क्या दे रखा है? आईसीआई ने उन लोगों को दे रखे हैं पेपर जो सीए प्रैक्टिस में है, जो 20-20 साल पुराने हैं, मतलब जिनका टीचिंग के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन वो टीचर्स को क्यों नहीं देते? क्योंकि इनका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होता है जी। अगर हमने किसी स्टूडेंट के मतलब किसी प्रोफेशनल टीचर को ये अगर वो दे देते हैं कि एग्जामिन्स चेक करने के लिए पेपर दे देते हैं, तो इनका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर कैसे चेक करेगा भाई? ये तो बहुत ही भेदभाव हो जाएगा। तो बाकी कौन से सीए बचे? या तो जॉब वाले या प्रैक्टिस वाले। तो उन्होंने चुने प्रैक्टिस वाले कि हे प्रैक्टिसिंग सीएस, हम आपको पेपर देंगे, पेपर के बदले में 300-400 रुपए देंगे, जो भी फीस होगी, ऑब्वियस है मेहनत के लिए फीस तो मिलेगी ना, तो आप हमारे पेपर चेक कर दो। उन्होंने 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। पीछे जब आंदोलन शुरू हुआ था अपना 1.5-2 साल पहले, क्या कन्फ्लिक्ट निकल के आया था याद है आपको? एक पॉइंट क्या निकल के आया था? रेलगाड़ी में एक टीचर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेपर चेक कर रहा है। अब ये क्लियर नहीं हुआ था कि वो सीए है कि सीए ने आगे अपने आर्टिकल्स को या अपने स्टाफ को दे दिए थे पेपर चेक करने के लिए। तो ये छोटा सा वीक पॉइंट है आईसीआई का। वीक पॉइंट सिर्फ ये है, वो प्रैक्टिसिंग सीए को दे देते हैं ये कह के कि यू हैव टू बी लकीर का फकीर। जो हम सुजेस्टेड आंसर दे रहे हैं आप उसी को चेक करो। लेकिन जब इसी के ऊपर उस आंदोलन में आज से 2 साल पहले जो आईसीआई के अगेंस्ट चल रहा था, आप लोगों में से काफी जने अवेयर होंगे, उसमें ये पॉइंट भी निकल के आया था कि जो सुजेस्टेड आंसर में है वही का वही बच्चे ने किया हुआ है, फिर क्यों नहीं नंबर दिए? तब आईसीआई ने अपना दूसरा पक्ष रखा। उन्होंने दूसरा पक्ष ये रखा कि हमने ना टीचर्स को प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है हमने उनको थोड़ा सा सब्जेक्टिव पावर दे रखी है रेदर देन ऑब्जेक्टिव। कहते ऑब्जेक्टिव पावर तो दी हुई है, लकीर का फकीर बनो, जो हमने दिया वही का वही चेक करो। लेकिन हमने कुछ सब्जेक्टिव पावर भी दी हुई है कि आपको अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के हिसाब से कई चीजें ठीक या गलत लग रही हैं तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। या तो यार ऑब्जेक्टिव पावर दो उनको या सब्जेक्टिव दो। क्यों टीचर मतलब बच्चों का भविष्य खराब करते हो ना। लेकिन अभी तक जो हमने आंसर शीट्स देखी है वहां से ये पता लग रहा है कि आईसीआई जीत रहा है। आप लोगों के आंसर्स के रीजंस ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं कोई क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूं, हाँ ये वाला देख रहा हूं मैं, सेकंड का बी। आप लोगों में से काफी सारे जनों को ये वाला आंसर आता होगा या आप लोगों ने सुन रखा होगा। विद रेफरेंस टू एसए 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट इंडिकेट द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स मैंने आप लोगों को करवाए भी थे। विच में इफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ appropriate benchmark while determining the materiality for the financial। ऐसे 320 materiality वाला हमने किया था, वहां पे सबसे लास्ट टॉपिक था बेंचमार्क के फैक्टर्स बताने हैं। पहले मैं आईसीआई का आंसर देखूंगा, आईसीआई ने क्या लिखा है। आईसीआई ने पहले लिखा है कि डिटरमाइन द मटेरियलिटी जो है ये प्रोफेशनल जजमेंट है ऑडिटर की। अब परसेंटेज इज ऑफनली अप्लाइड टू चूजन बेंचमार्क, जहां पे हमने एग्जांपल ली थी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का जो 5% हमने लिया था, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो चेक करने के लिए। फैक्टर्स, आगे फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला फैक्टर्स है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड आपके पास है देयर आर वेरियस आइटम ऑन व्हिच अटेंशन टू द यूजर ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी जो है उनकी फोकस करनी है। थर्ड आपके पास है, सेकंड ये हो गया थर्ड, नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर एंटिटीज लाइफ साइकिल किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है।
और फोर्थ है आपके पास एंटिटीज का ओनरशिप स्ट्रक्चर, या वो कैसे फाइनेंस हुई है। फॉर एग्जांपल उनके पास क्या डेट है, क्या एसेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, ठीक है। और पांचवा उनके पास रीजन है रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। आंसर समझ में आ गया। अब सबसे पहले वाले का देखते हैं, सबसे पहले वाले स्टूडेंट ने क्या लिखा है सेकंड वाले का आंसर, सेकंड का बी। ये आ गया जी सेकंड का बी। अब ध्यान से देख लेना, इस वाले स्टूडेंट ने मेरे को बहुत बोला था, कहता सर मेरे नंबर आ जाने चाहिए थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। बेंचमार्क वाला क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखा था, उन्होंने उसमें भी नंबर नहीं दिए। अभी देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे 320 ठीक है जी। बेंचमार्क मींस स्टैंडर्ड बाय द ऑडिटर, स्टैंडर्ड सेट बाय द ऑडिटर अप टू विच ऑडिटर शैल वर्क। ऐसी कोई लाइन उन्होंने लिखी ही नहीं। बेंचमार्क का मीनिंग तो उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने लिखा था अ परसेंटेज विल बी अप्लाई टू द चूजन बेंचमार्क, ठीक है। और जो मेटेरियलिटी है वो जजमेंट है ऑडिटर की। तो ऐसी कोई लाइन इस बच्चे ने तो लिखी नहीं, क्या नंबर मिलेगा? नहीं। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या नंबर दिया, 1 नंबर तो दे दिया था। अब इसने देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आएगा कन्फ्लिक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिखा इन्होंने एलिमेंट ऑफ टू बी स्टेप 1, टू बी स्टेप 2, टू बी स्टेप 3, टू बी स्टेप 4, ठीक है। आंसर का टू बी। अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, इन्होंने नंबर भी यार मतलब मजेदार नहीं देते यार, इनका समझ ही नहीं आता क्या नंबर दिए। फर्स्ट पूरा 1 नंबर दिया है टू बी, क्वेश्चन नंबर 2B हो गया स्टेप 1, 2B का स्टेप 1 ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा जी, 2B का स्टेप 2 ये हो गया, 2B का स्टेप 3 ये हो गया, और 2B का स्टेप 4 ये हो गया। पहला था एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईसीआई का भी पहला आंसर यही था, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो जी, पहला नंबर तो आपको मिल गया। हो सकता है स्टूडेंट को इस वाले क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत हुई हो कि नंबर क्या दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया ना ये क्या है। 2B मतलब कि क्वेश्चन नंबर चल रहा है 2B। स्टेप 1 यानी कि स्टेप मार्किंग है, इसलिए जिसको पूरा रट्टा नहीं बच सकता, सेकंड टिप फॉर द डे। सबसे पहली टिप क्या थी, ट्रू एंड फॉल्स लिख के, करेक्ट इनकरेक्ट लिख के, रीजन आपको आईसीआई वाला देना है। सेकंड आपके पास अब क्या है कि बाय चांस अगर आपको पूरे के पूरे 5 पॉइंट याद नहीं हो रहे ना, या कोई क्वेश्चन के सारे याद नहीं है, बेटा 1 या 2 पॉइंट्स लिख के आओ, जो भी याद है, गिव अप नहीं करना। तो स्टेप मार्किंग है। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने 1 नंबर दे दिया। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, वोलेटिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईसीआई ने क्या लिखा था, वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। आपने क्या लिखा, वोलेटिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं दिया ऐसे ने नंबर में जी, हमारी मर्जी, हम लकीर के फकीर बनेंगे। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ऐसा कोई नंबर था नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जी नहीं था, यहाँ पे था नेचर ऑफ एंटिटी, ठीक है। आईसीआई ने नंबर नहीं दिए, बिल्कुल ठीक किया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट फॉर विच द ऑडिट में बी बेंचमार्क, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट फॉर विच द ऑडिटर यूजिंग बेंचमार्क, क्या कोई ऐसा पॉइंट दिखा आपको? नहीं दिखा, नहीं दिया उन्होंने नंबर। असिस्टिंग द ऑडिटर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग द बेंचमार्क। जितना मर्जी लिख लो यार, जितना मर्जी, यहाँ से अब आप लोग सीख रहे हो ना, जो सही है आईसीआई ने उसी का नंबर देना है। यू हैव टू बी द लकीर का फकीर, LKF। दूसरे का देखते हैं, क्या दूसरे वाले बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। देखते हैं पेज नंबर 26 पे कोई जी। टू का ए, टू का ए, टू का ए, टू का बी नहीं किया हुआ, ये कैसे हो सकता है? सेकंड वाले ने तो चलो जी अटेम्प्ट ही नहीं किया, सेकंड का बी, सिर्फ 2 का ए अटेम्प्ट किया हुआ है, उसके बाद है ही नहीं। देखें 2 के बी कोई है आगे, ये है 2 का बी, ये मिल गया। देखो जी अब ध्यान से, ऐसे 320 का नेम लिख दिया, मटेरियलिटी, ऊपर वाली लाइन नहीं लिखी प्रोफेशनल जजमेंट वाली, चूज एंड बेंचमार्क। अब इसके आंसर देख लो इन्होंने क्या दिए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, इट्स ऑपरेशन। 2B का स्टेप नंबर 1, 1 नंबर मिल गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी तो कोई था ही नहीं, नेचर ऑफ द एंटिटी था, तो यहाँ पे बच्चे ने नेचर ऑफ द एंटिटी लिखा हुआ है, ये बॉक्स के नीचे छुप गया, एंड इट्स ऑपरेशन दे दिया। नेचर ऑफ असर्शन, कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, चलिए जी ओनरशिप स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको 1 नंबर मिल गया स्टेप बी में।
ठीक है, एरिया ऑफ हाईली एश्योर्ड मटेरियल कुछ नहीं है, रिस्क ऑफ फ्रॉड कुछ नहीं है, एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एंटिटीज ऑपरेशनल अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑफ एंटिटी प्लेस। इस वाले स्टूडेंट के तो प्रथा ही चलती आ रही है, इस वाले स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन आपको नंबर फिर भी कितने मिल गए हैं, 2 नंबर मिल गए हैं मेरे हिसाब से तो। दिस वन इज लकी। ठीक है, तीसरे वाले का देखते हैं, क्या तीसरे वाले ने लिखा था कुछ ऐसा बेंचमार्क के लिए, उसके लिए आईसीए ने क्या दिया। 2 हो गया। सबसे पहले ना एक आपने एक चीज याद रखनी है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा क्या हुआ है, सर यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है हमें बताओ। यहाँ पे स्टूडेंट ने ना आंसर ढंग से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है आंसर टू क्वेश्चन 2 और ए यहाँ पे लिखा है। आप ना हमेशा यहीं पे लिख दिया करो ए, 2 का ए। आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये चीज आपने नहीं चलानी, आपने यहीं पे लिख देना है 2 का ए, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा और अच्छा लगे, मतलब दिख जाए सामने से। अब यहाँ पे देखते हैं 2 का बी पढ़ रहे थे हम, है ना, ये लिखा हुआ है देखो 2 का बी, हमें पता भी नहीं चलता यहाँ से शुरू हो रहा है 2 बी, तो आप लोग ना ध्यान से लिखोगे यहाँ पे आंसर 2 का बी, आप लोग यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स दिस है, ठीक है। नंबर कितने मिले हुए हैं यहाँ पे, प्रायर पीरियड अगर आप लोगों को दिख रहा हो थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, बीइंग अ टीचर अगर मैं चेक कर रहा हूँ ना, मुझे पहले तो दिक्कत आएगी क्वेश्चन नंबर ढूंढने में, और फिर उसके बाद पैराग्राफ लिख लिया यार, पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ दो। अब यहाँ पे आपने एडमिशन फीस जो एग्जामिनेशन फीस भर दी है ना आईसीआई को, और यार 1-2 पेजेस अब फालतू ले लो ना पेपर में, क्यों अपनी प्रेजेंटेशन को मतलब इतना खराब कर रहे हो कि इतनी टाइट की हुई है। तो ये जो आपने पहले लाइनें लिखी हैं, इसके बाद आपको पहले ना एक लाइन छोड़ देनी है, थोड़ा साफ लिखना है। प्रायर पीरियड ऑडिटिंग रिपोर्ट गाइड द ऑडिटर टू ईट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, टू दिस इज द एप्रोप्रिएट मटेरियलिटी लेवल, ये लो जी गलत है, नंबर नहीं मिलेगा, 0। प्रीवियस ऑडिट मटेरियलाइजेशन हेल्प्स द ऑडिटर टू बोनस द मिस इंटर गोइंग, ठीक है गलत है जी, इसका भी नंबर नहीं मिलेगा, इसे ने ठीक किया, यहाँ पे भी नंबर नहीं दिया। मटेरियलिटी लेवल सेट बाय द प्रीवियस ऑडिटर, गलत। डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल, हाँ सेम पॉइंट, अभी पिछले वाले स्टूडेंट ने भी यही लिखा होता ना रिलायंस प्लेस वाला, लास्ट में नंबर कितने मिले भाई, 0। इस वाला ये वाला स्टूडेंट जब पेपर दे के आया होगा ना, तो उसको ये लगा होगा कि मैंने पूरे पेज का आंसर लिखा है, पूरे पेज का आंसर लिखा है यार, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 1 या 1.5 तो मिल ही जाएगा। ऐसे ऐसे करके ना स्टूडेंट अपनी प्रोबेबिलिटी बना के बैठ जाते हैं, ठीक है, पेपर के बाद, कि मुझे इतने मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। देख लो जी 0 है, तसल्ली कर लो मन की, चलेगा जी कोई बात नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं 2-3 बस, फिर उसके बाद मैं आपको खत्म कर दूंगा ये। अब आपको थोड़ी सी जजमेंट लग रही होगी, आईसीएस क्वालिटी ओरिएंटेड, कौन सी क्वालिटी, रट्टा क्वालिटी ओरिएंटेड। ऑडिट के लिए मैं यही शब्द यार यूज कर सकता होता हूँ, समझना आपको आती है, ठीक है, समझ आ चुकी है, लेकिन समझने के बाद लिखना भी तो पड़ेगा ना। ऑडिट हमेशा 2 वे चलेगा, सबसे पहले समझो, मतलब कि टीचर से क्लासेस लो, याद करो, ठीक है समझ में आ गया सर, क्लियर है ऑडिट। ऑडिट को क्लियर के साथ साथ आपको लर्न यानी कि क्रैम करना भी साथ साथ जरूरी है। अब जो बच्चे ये वाली क्लास लगा रहे हैं ना, कम से कम उनका आगे आने वाले 15-20 दिन के लिए तो माइंड सेट हो जाएगा कि हमें ऑडिट को किस नजरिए से पढ़ना है, ईआईएसएम को हमने किस नजरिए से पढ़ना है। अब आपको इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप 13 में से ना आउट ऑफ 13 चाहे 12 चैप्टर कर जाओ, लेकिन वो 12 चैप्टर अच्छे से कर जाओ, ठीक है। कोई एक बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार, आईसीए ने नंबर तो वैसे ही नहीं देने, उससे बढ़िया है उस चैप्टर के ऊपर टाइम लगाने वाला टाइम आप किसी और चैप्टर के ऊपर लगा दो ताकि याद हो जाए। अब यहाँ पे ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं, डी वाला, 2 का डी, 2 के डी में उन्होंने क्या पूछा, ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सप्लेन द फैक्टर्स। बेटा एक तो चीज याद रख लेना, मैंने आप लोगों के बैच में भी कई बार बोला है, रेगुलर कोर्सेज में वो तो 4 महीने मेरा बैच चलता है रेगुलर वाला, तो वहां पे तो मैं 4 महीनों में 50 बार बोलता हूँ कि फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप करने क्या वाला हूँ, अगले 8-10 दिनों में ना एक फाइल रेडी कर रहा हूँ मैं, 6-7 दिनों पर मुझे लगेंगे, 6-7 दिन में ना मैं 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगा। उसमें फैक्टर्स वाले सारे क्वेश्चन डालूंगा, वो क्वेश्चन होंगे जो रैंडमली मुझे लग रहा है अपने मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपरों के लिए। कुल 50-60 क्वेश्चन होंगे, उसकी फाइल रेडी कर रहा हूँ मैं, वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा।
उसमें से देखना, ऐसे पक्के क्वेश्चन डालूंगा मैं स्टैंडर्ड्स के। जो फैक्टर्स वाले क्वेश्चन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर फॉर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। पहले एक बार के लिए आईसीए का आंसर देखते हैं जी, क्या लिखते हैं। अच्छा, पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं था यार, सॉरी। ये था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर फॉर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। और उसके बाद क्वेश्चन ये है, ये वाले फैक्टर आपको बताने हैं, अकाउंट टाइप, प्रिडिक्टिबिलिटी, नेचर ऑफ असर्शन। ऐसे 520 में मैंने आपको करवाया था। अब इसका आईसीए का आंसर देखते हैं, आईसीए ने क्या आंसर लिखा है। अकाउंट टाइप के लिए इन्होंने अपना आंसर लिखा, प्रिडिक्टिबिलिटी के लिए और नेचर ऑफ असर्शंस के लिए। मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट्स रेदर देन फॉर अदर्स। इनकम स्टेटमेंट टेंड टू बी मोर प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द एक्यूमुलेटेड ट्रांजेक्शन। और बैलेंस शीट क्या बताती थी, नेट इफेक्ट इन द सेम पॉइंट। प्रिडिक्टिबिलिटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एनालिटिकल प्रोसीजर मोर अप्रोप्रिएट व्हेन अकाउंट बैलेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी आर प्रिडिक्टेबल, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और नेचर ऑफ असर्शन में इन्होंने लिखा है सब्सटैंटिव मे बी मोर इफेक्टिव इन द प्रोवाइडिंग द एविडेंसेस फॉर सम असर्शंस। ओके, अब देखते हैं कि बच्चों ने क्या लिखा है। 2 का सी था ना, 2 के सी में पहले तो हम देख लेते हैं बच्चे को नंबर कितने मिले हैं। आपका ध्यान भी पहले वहीं जा रहा होगा, बच्चे को नंबर मिले हैं जी 0 0 0 0। ओके जी, ठीक है। देखते हैं क्यों 0 मिले हैं ऑडिट सैंपलिंग में। नहीं, ये 2D था ना, हमने तो 2D कर रहे हैं। 2D में भी 0 0 0 0 है। पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD मिला के लास्ट में ये फिर से डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें पूरे नंबर मिले हैं 2। अब यार अगर पूरे एक क्वेश्चन में जो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका या 15 नंबर का, 4 4 4 4 या फिर 3 नंबर का, उसमें से देखो अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं फिर तो देखो ऑडिट में पास होना मुश्किल है। यू कांट ब्लेम दी ICAI। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा है एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर दिस है। एट द टाइम ऑफ रेशियो या ट्रेंड एनालिसिस फैक्टर्स क्या यूज करने हैं। चलो इन्होंने तो लिखा ही नहीं फैक्टर क्या यूज करते हैं, बच्चे को आता ही नहीं था, तो 0 नंबर। अगले वाले का पार्ट देखते हैं हम, उन्होंने 2D का क्या लिखा है। सेकंड वाला स्टूडेंट 2D, उन्होंने लिखा है अकाउंट टाइप, ट्रेंड एनालिसिस वुड हेल्प टू ड्रॉ द कंक्लूजन। अच्छा जी, प्रिडिक्टेबिलिटी में है स्ट्रक्चरिंग मॉडलिंग टू बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं था। नेचर ऑफ असर्शन, इट इज एडवाइजेबल टू यूज रीजनेबल टेस्ट। ठीक है, इस वाले स्टूडेंट को, ये सेकंड वाला स्टूडेंट है, आपने देखा होगा कि सेकंड वाले स्टूडेंट ने ना मेहनत बड़ी की है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। कोई भी चीज है कम से कम ना छोड़ी नहीं। पिछले वाले स्टूडेंट का मैंने आपको बताया दिखाया है, उसने छोड़ दी थी। कम से कम इस स्टूडेंट में इतना जज्बा तो था कि गलत लिखने का भी कॉन्फिडेंस रखा, क्या पता 1 नंबर मिल जाए, क्या पता आधा नंबर मिल जाए। ठीक है, मेहनत करना आपके हाथ में है, फ्रूट मिलना या वो जो नंबर मिलने वो आईसीए के हाथ में थे। कम से कम आपने पहला स्टेप तो किया ना। तो अगर बाई चांस पेपर में आप गलत कर देते हो, नंबर नहीं मिल रहे, मान लिया, जब आप बिल्कुल ही छोड़ रहे हो, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पहले वाला स्टूडेंट है, देखो फर्स्ट वाला स्टूडेंट, उसने तो लिखा ही नहीं ना। जब उसने लिखा ही नहीं, उसके तो 0 नंबर फिक्स हो गए, मतलब उसने खुद को 0 नंबर दे दिए। दूसरे वाला स्टूडेंट है, उसने लिखा लेकिन उसको आईसीआई ने 0 नंबर दिए। आउट ऑफ कितना था, शायद 3 या 4 था, आउट ऑफ 3 मान लो या 4, उसको आईसीआई ने दिए। नंबर दोनों के जरूरी हैं, 0 ही है, नंबर दोनों के जरूरी हैं। लेकिन आप याद रखना, इस वाले स्टूडेंट के मार्क्स मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल मार्क्स। इस वाले स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं 70 में से 29.5। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज रियलिटी। ऑडिट में नंबर ऐसे होता है, हो सकता है इस स्टूडेंट के 30 में से 20-25 नंबर हो। अब मैं पहले वाले स्टूडेंट के दिखाता हूँ जिसने ये क्वेश्चन ही नहीं लिखा था, 70 में से 21.5। दिस इज द रिजल्ट। कि जब आप एफर्ट कर रहे हो, मैं मान गया, मैंने ही आपको बोला है कि आप गलत लिख लो या ना लिखो, बात एक ही है, बट कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। तो ये एफर्ट्स कहीं ना कहीं आधा या 1 नंबर कहीं तो दे देगा, नहीं देगा तो पूरा का पूरा, अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो यानी यू आर विलिंग। तो आप लोगों को भी अगर कोई चीज नहीं आती ना, तो छोड़ना मत यार। छोड़ के भी 0 नंबर मिल रहा है, बात तो सही है सर। नहीं तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो भी 0 नंबर मिल रहा है, लेकिन जब आप छोड़ रहे हो तो आप खुद को 0 नंबर दे रहे हो, इट मीन्स यू आर गिविंग अप। तो आप क्विट कर रहे हो, तो क्विट तो पॉसिबल ऑप्शन है ही नहीं। कम से कम ये वाला क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस तो होता है ना। गलत कॉन्फिडेंस होता चाहे कि मैं तो अटेम्प्ट करके आया हूँ जी पेपर, इसकी वजह से क्या होता है, अगले पेपर के लिए आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है।
कि यार बाय चांस आईसीए का 4 में से 1 नंबर तो दे ही देगा, 4 में से 1.5 नंबर, आधा नंबर कुछ तो देगा ना, मैं करके तो आया हूँ, कम से कम मैं छोड़ के तो नहीं आया। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए अंदर आपकी, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए पेपर जब आप ऑडिट का दे के आओगे कि यार मैं तो करके ही नहीं आया। गलत करा हो यार, कोई दिक्कत नहीं, नंबर 0 आने हैं तो कुछ करके गलत लो। कभी एक आधा तुक्का चल गया यार, 1-2 नंबर मिल गए, पूछ के देखो उससे जिसके 59 हो, कभी एक आध नंबर प्ले कर जाएगा। इस वजह से आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है। तीसरे वाले स्टूडेंट का देखते हैं, उसने 2D का क्या आंसर लिखा है और आईसी ने क्या दिया है। जो थर्ड वाली मैंने ये शीट सिलेक्ट की थी ना, ये थर्ड वाली शीट सिलेक्ट करने का एक पर्पस क्या था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपको प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करनी। क्या आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन शो हो रही है इस पेपर की? देखो, आप लोगों में से कोई एक जना बोल दे, ठीक है, मेरे को समझ में आ जाएगा। क्या आप लोगों को शो हो रहा है? यस। तो अब देखो स्क्रीन पे क्या है, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा देखो, मतलब कोई एक लाइन नहीं छोड़ी हुई, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्टार नहीं डाले हुए, कोई पॉइंट्स नहीं डाले हुए, कोई एरो नहीं डाली हुई। मतलब मैं हूंगा ना, अगर इसका क्वेश्चन सारा भी ठीक होगा, ठीक है, तो भी बंदा 4 में से 3 देगा। क्यों? क्योंकि अब ना एग्जामिनर के लिए आप मुश्किल बना रहे हो। अब एग्जामिनर ना एक एक लाइन चेक करेगा, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पेपर आईसीए को नहीं लिख रहे, आप पेपर किसी एक एग्जामिनर को लिख रहे हो, जो इंसान है मेरी तरह, जो इंसान है आपकी तरह। हो सकता है उसका मूड कैसा हो, सर मूड के ऊपर थोड़ी ना आईसीए के पेपर चेक होते हैं, मान गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं फ्रस्ट्रेट होके बैठा हूँ, पिछले मैंने 50 से 100 पेपर चेक कर दिए हैं, उनके पेपर अच्छे आ रहे थे, या पिछले जो मैंने 2-3 चेक किए हैं उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन ही देख लो क्या है। तो इस वजह से आपको ये ट्राई करना है कि पेपर हमेशा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखने हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने। लिखो जितना मर्जी छोटा बड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा, बट अच्छे वे में लिखो। अब इसमें लिखा है इट इज इंडिपेंडेंट, कहाँ पे गया ये वाला? 2 का डी, 2 का डी, 2 का डी, पता भी नहीं चलता। देखो स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है, ऐसी एक आंसर शीट सिलेक्ट करने का मोटिव यही था ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूं। आप आंसर यहाँ पे लिखा करो, आंसर 2 का डी। और इस बच्चे ने कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ इधर डी लिख दिया बस। यार अब मुझे पता भी नहीं चलेगा पिछले वाले के साथ ये डी पॉइंट कवर अप हो रहा है या अलग से है, या तो यहाँ पे ये लिखो ना 2 का डी। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपने एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा इजी बना देने। तो अकाउंट टाइप में बच्चे ने लिखा, बच्चा ये खुश होके आया था। देखो इसने क्या लिखा है, account determine the auditor's judgment in performing the audit procedure, particularly class of transaction account like salary, gross profit, margin are easily to apply analytical procedure thereon। हाँ जी, था कुछ ऐसा वहां पे तो था कि बैलेंस शीट होगी तो ऐसा होगा, P&L होगा तो ऐसा होगा, जितना मर्जी लिख लो। आई से कह रहा है कि हमने इमोशंस छोड़ रखे हैं, वी आर नॉट हार्ट हार्टेड, वी आर ब्रेन हार्टेड। Predictability, there are certain accounts which are predictable over the time. The auditor is able to apply audit procedure on the data that is predictable. Auditor is able to apply the audit procedure, ध्यान से सुनना लाइन, auditor is able to apply the audit procedure on the data that is predictable like rent to be paid, profit margin। यार नहीं चलेगा, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है, लेकिन चलेगा नहीं, आप जितना मर्जी अपने आप लिख लो। नेचर ऑफ असर्शंस, इस वाले स्टूडेंट के मन में सोचो क्या चल रहा होगा। ये वाला स्टूडेंट जब पेपर दे के बाहर निकला होगा कि मैंने 2D का आंसर ना 1.5 पेज का लिखा, एक पेज ये हो गया एंड नेक्स्ट पेज इज आधा नेक्स्ट पेज लिख दिया मैंने। इसको लग रहा होगा यार 4 नंबर का तो क्वेश्चन है, एक तो मिल ही जाएगा, 1.5 तो मिल जाएगा ना, 4 में से 1.5, इतनी प्रोबेबिलिटी तो एज्यूम कर सकता हूँ, आपकी एजम्पशन लेने से कुछ नहीं होगा। आईसीआई ने 0 नंबर दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन ना मैं कारो का दिखाता हूँ आप लोगों को। कारो का एक क्वेश्चन था, बस लास्ट ही है, इसके बाद ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा मैं। मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी सी हेल्प हो रही है अब आप लोगों को, थोड़ा सा पता, माइंड क्लियर हो रहा है आईसीआई और ऑडिटिंग में क्या, मतलब आईसीआई प्लस ऑडिटिंग की क्या लव स्टोरी चल रही होती है, और आप उस लव स्टोरी में फॉल ही नहीं कर रहे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एनी ने बोला यस सर। अब थोड़ा सा क्लियर तो हो रहा है कम से कम कि आईसीआई नंबर कैसे देता है। ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी पहले इसको एनालाइज किया था,
शीट्स वगैरह ले लेके ना आईसीए के साथ मैच किया था, इसलिए वही वाले चूजन क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ रैंडमली क्वेश्चन भी मैंने ऊपर से ट्रू एंड फॉल्स देखे थे। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट अंडर द क्लोज 10, पैराग्राफ 3 ऑफ द कंपनीज ऑडिटर ऑर्डर दिस। मतलब क्लोज 10 पता है कारों का क्या होता है? क्लोज 10 क्लोज 10 होता है फ्रॉड। बिल्कुल ठीक है जी, आप लोगों का आंसर क्लोज 10 होता है कारों का फ्रॉड। बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन द ऑडिटर मे कंसीडर द रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लोज। यहाँ पे तो हम जैसे टीचर की भी गलती है, हम जैसे नहीं, सिर्फ मेरी गलती भी है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। इसका आंसर क्या आता है? जब फ्रॉड का होता है ना, तो फ्रॉड के लिए कारो 2016 कहता है क्लोज 10 में फ्रॉड की रिपोर्टिंग करो, जहाँ पे आपको पान लिखना पड़ता है। पान का मतलब होता है, इसका आंसर क्या होता है? पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं फ्रॉड में। ठीक है, ए से क्या फ्रॉड में अमाउंट इन्वॉल्व है, फ्रॉड की अमाउंट क्या है, और क्या नेचर ऑफ फ्रॉड है। ये वाला पार्ट ना, ये तीन चीजें इसको बोलते हैं पान। मतलब आपको फ्रॉड के केस में पान खाना है, पीछे कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कौन सी कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, और नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है। अब स्टूडेंट ने यही चीज लिखी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 4 का सी। स्टूडेंट का मैं दिखाता हूं, आईसीआई ने अपने कारों में भी वही लिखा हुआ है। यहां पे स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई थी इस क्वेश्चन में, 4 के सी में। 4 के सी में स्टूडेंट ने देखो क्या लिखा, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 पैरा 3 क्लोज 10 फ्रॉड रिपोर्टिंग वेयर द ऑडिटर हैज फाउंड एनी फ्रॉड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर शैल कंसीडर द, ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा? नेचर ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व्ड और अमाउंट इन्वॉल्व्ड, इसी को बोलते हैं पान। और ये आंसर आप बिलीव करो, ये आंसर सही था। फ्रॉड रिपोर्टिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द सेक्शन 143 ट्रू। स्टूडेंट ने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया 143 12, सॉरी 2 नहीं था 12, उसका भी नाम लिख दिया। लेकिन ये कितने मार्क्स का था, पहले मुझे ये देखने दो। ये था 3 नंबर का। आईसीआई ने इसको कितने नंबर दिए? आईसीआई ने इसको सिर्फ एक ही नंबर दिया है। स्टेप 3 को इन्वॉल्व करके 4C वाला क्वेश्चन में एक नंबर दिया है। यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं स्टूडेंट को 2 नंबर देता, 2 ना होते तो कम से कम मैं 1.5 तो देता, लेकिन 1 ना देता। अब दूसरे वाले स्टूडेंट का लिखता है, पहले हम आईसीआई का आंसर तो देखें ना, आईसीआई ने क्या आंसर लिखा था। ये मैंने आपको स्टूडेंट का बताया ना, आईसीआई ने देखो क्या आंसर लिखा है। अब अगर आप कारो उठा के देखोगे ना बेटा, कारो 2016 उठा के देखोगे, तो आईसीआई ने ये वाला सारा आंसर दिया ही नहीं हुआ। उन्होंने डिटेलिंग उठाई, कहाँ से उठाई है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि सुजेस्टेड आंसर यही है। अगर आप स्टडी मटेरियल में ना बाद में देखोगे, कारों के बाद वहां पे ये आंसर मिल जाएंगे। तो इन्होंने बड़ी सारी चीजें बताई कि अगर फ्रॉड कंपनी कर रही है या कोई ऑफिसर कर रहा है, उसको रिपोर्ट आपने करने हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को क्या कंसीडर करने हैं? कह रहे हैं ऑल फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड शैल बी रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर एज फ्रॉड दिस। तो पहले तो इन्होंने यही बोला कि जो भी फ्रॉड कंपनी के अगेंस्ट हो रहे हैं, कंपनी में हो रहे हैं, ओनली नोटिस्ड फ्रॉड शैल बी इंक्लूडेड एंड नोट द सस्पेक्टेड फ्रॉड। अब यहाँ पे कह रहे हैं सेक्शन 143, उस स्टूडेंट ने भी 143 का 12 मेंशन किया था, आईसीए भी मेंशन कर रहा है कि 143:12 के अकॉर्डिंग ओनली नोटिस्ड फ्रॉड एंड नोट द सस्पेक्टेड फ्रॉड। और उसके बाद और लाइनें लिखी, ये वाली देखो, थर्ड वाले पॉइंट में क्या नेचर इन्वॉल्व है, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, और यहाँ पे ना पार्टीज भी होगा। यहाँ पे इन्होंने पार्टीज ने लिखा, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है वो भी आता है। और इन्होंने बताया क्या आपने प्रिंसिपल फॉलो किए एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो पहले वाले स्टूडेंट ने सिर्फ थर्ड पॉइंट लिखा ये वाला, तो इन्होंने इस वाले तीनों पॉइंट को ही एक पॉइंट माना आईसीआई ने, एक नंबर दे दिया आपको। ये वाला देखो, दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं हमने, क्वेश्चन क्या था 4 का सी, क्वेश्चन नंबर 4। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का सी। इन्होंने भी यही लिखा कि जो क्लोज 10 है आपका, ठीक है, क्लोज 10 ऑफ द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड, इन्होंने भी यही लिखा। अमाउंट इन्वॉल्व, बिल्कुल ठीक है। नेचर इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, या फिर क्या रेमेडियल एक्शन लिए हैं, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट,
रिगार्डिंग द फ्रॉड रिपोर्टिंग मेंशन्ड अंडर SA 240, ये भी ठीक है कि SA 240 में भी दिया होता है, और लिखा नहीं लिखा, और साथ में आपको क्या मेंशन करना था 143 का 12। इस स्टूडेंट को भी ये वाले चारों पॉइंट को एक ही पॉइंट माना और सिर्फ एक नंबर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, जब कारों में ही आपका इतना पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और जब आपका क्वेश्चन था तो आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी इसी अकॉर्डिंग थी, ICA के क्वेश्चन की फ्रेमिंग, कि यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने क्लोज 10 पूछा था, इन्होंने पेपर में क्लोज 10 पूछा है, ठीक है, कि फ्रॉड जो नोटिस हुए रिपोर्ट करने के नहीं, ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी है। फिर पीछे से आप कह रहे हो कि ऐसे 143/12 के बारे में बताओ, स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के बारे में बताओ, जब आपने क्वेश्चन ही कारों का पूछा है, तो यहाँ पे ICA की तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिली है। तीसरे वाले ने देखें, तीसरे वाले ने कुछ किया है 4 का C, सॉरी ये क्वेश्चन 4 का C था ना, पेज नंबर 15, बस ये लास्ट है, इसके बाद ये हम खत्म कर देंगे। FM की क्लास तो नहीं है ना आज आपकी? बेटा FM की क्लास तो नहीं है? नो सर। ओके, इस वाली कॉपी में देखो, मैंने आपको बार बार बताया था ना, ये थर्ड वाले स्टूडेंट की कॉपी है, जहाँ पे आंसर को चेक करने के लिए मुश्किल हो रहा था। ये देखो, ये D लिखा हुआ है, 4 का D हो सकता है, 4 का C मिला ही नहीं। अब स्टूडेंट ने सारे नंबर ही यहाँ पे लिखे हुए हैं इस साइड, तो ढूंढने में भी थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये है 4 का C, देखो ये दिख गया 4 का C। अब एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आंसर नंबर क्लियरली मेंशन करना है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, लैपटॉप ऑफ होने वाला है, मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। चलिए आ गया मैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट का आंसर देख लेते हैं। स्टूडेंट का आंसर क्या है? स्टूडेंट का आंसर है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इनको मिल गया 0 नंबर। 0 नंबर क्यों मिला, मैं पढ़ के देख लेता हूँ एक बार के लिए। रिपोर्ट अंडर द वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी स्टैट्यूटरी ऑडिट दिस एक्सीड द वैल्यू ऑफ 1 करोड़। इस बच्चे ने 1 करोड़ वाला आंसर लिख दिया। याद है, फ्रॉड रिपोर्टिंग इन केस ऑफ वैल्यू, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, 1 करोड़ से कम है तो उसकी नेचर बताओ, अमाउंट बताओ। तो इस बच्चे ने क्या लिखा, 143 के बारे में लिख दिया, कारों के बारे में नहीं लिखा। कारों के बारे में आपको वही वाला आंसर लिखना था, पार्टी इन्वॉल्व्स वाला। तो यहाँ पे इन्होंने 0 दिया। कहते हैं आप 1 करोड़ के लिए लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे 240 का नाम लिखो चाहे ना लिखो, हम आपको नंबर देंगे 0। तो ये आज के लिए बस इतना ही था। सबसे पहले तो मुझे सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में कोई किसी का क्वेश्चन है तो पहले वो पूछो, आज हम वो सोल्व करते हैं पहले, कि क्या क्या ट्रिक्स यूज करनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा कई चीजें। है किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर। ठीक है पल्लवी, अब ध्यान से सुनो, अब आपको लिखना कैसे है कई चीजें। ये वाली आंसर शीट दिखाने का फर्स्ट मोटिव मेरा क्या था, ये वाली आंसर शीट दिखाने का मेरा फर्स्ट मोटिव था, सबसे पहले तो आपको ऐसे नहीं लिखना पेपर, ठीक है। कई 3-4 चीजें बता रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे, पेन, डायरी पे कहीं पे लिख सकते हो सकता है छोटे छोटे एफर्ट्स हमारे 20-22 दिन है, कुछ काम में आ सके। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लिखवा देता हूँ आपको, क्या क्या यूज करना चाहिए, ठीक है, कौन से क्वेश्चन लिखने चाहिए, क्या लिखना चाहिए। अभी तो आपको लगेगा जो मैं बोलूंगा याद रह जाएगा, तो एक डायरी, ठीक है, एक कॉपी और एक पेन निकाल लो। कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, वो वाली बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जब हमारे पास लिखी हुई सामने पड़ी होती है ना, तो आप उसको इम्प्लीमेंट थोड़ा ज्यादा करते हो। पेपर से पहले जब फर्स्ट पेपर होगा, उसको एक बार के लिए फिर से रीड आउट कर लिया 2 मिनट में, ताकि आपको पता चल सके। सबसे पहले ना,
जो आपको आंसर नंबर लिखने इन द मिडल, आंसर नंबर इन द मिडल। ठीक है, सबसे पहले जो आपको आंसर नंबर लिखना है इन द मिडल, ये ऐसे। अब इस बच्चे ने तो आंसर टू क्वेश्चन 4A डाल दिया था ना, यहाँ पे 4A, तो आपको हमेशा यहीं पे डालना है आंसर 4A। ठीक है जी। सेकंड में डोंट राइट बिग पैरास इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। यूज डिफरेंट नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स का मतलब है कि आप पॉइंट को ऐसे लिख दो, 1 2 3 4, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, डिफरेंट नंबर्स, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ सिंबल्स, या फिर आप कैसे लिख सकते हो ABCD, या फिर 1 2, मतलब ऐसे ना पूरा पेपर ना आपको मिक्स करके लिखना है। सारे के सारे क्वेश्चन पे थोड़ी ना ABCD लिख दोगे, या सारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 लिख दोगे। किसी किसी क्वेश्चन में आपने स्टार डाल दिए, ये लो जी, किसी किसी क्वेश्चन में आपने एरोज डाल दी, मतलब ऐसे आपने मिक्स करके लिखना है। या फिर किसी किसी क्वेश्चन में आपने कैपिटल ABCD डाल दिया। तो ये आपको करना है, आपको डिफरेंट सिंबल्स यूज करने हैं, ताकि सारा का सारा आपका पेपर ना सिमिलर उसमें ना लगे, पैरेलल लाइंस में मत लगे कि हाँ जी स्टूडेंट ने तो मतलब एक चीज फॉलो कर ली वही की वही। तो सबसे पहले तो अपने आंसर मिडल में लिखो, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, डिफरेंट सिंबल्स अगर आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, चूज बेस्ट क्वेश्चन, चूज बेस्ट क्वेश्चन in exam for writing first question। बेस्ट क्वेश्चन आप अपना सिलेक्ट कर लेना, चूज बेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम फॉर राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अपना सबसे अच्छा सिलेक्ट कर लो, जो आपको पता है, जो आपको पता है कि मुझे यही लिखना है। ठीक है, आपको पता है कि आपको यही लिखना चाहिए, वही से आपका मतलब कि क्वेश्चन जो है आंसर शीट स्टार्ट होनी चाहिए। बचपन से सुन रखे हमने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, चाहे कई मतलब कई मायने में ये चीज हो चाहे नहीं हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा है, आपको भी थोड़ा सा मोरल मिल जाता होता है कि यार पहला क्वेश्चन अच्छा हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, ब्रेन सही टाइम पे काम करता रहता है आपका, चीजें जल्दी जल्दी याद आती रहती हैं। टीचर को भी ये लगता है जो एग्जामिनर है कि यार अच्छा लिखा क्वेश्चन। तो अगर आपके पहले एक दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिखे होते हैं, तो किसी किसी क्वेश्चन में छोटी छोटी गलती को वो अवॉइड भी कर जाता होता है। इसके बाद सिलेक्ट वन क्वेश्चन, सिलेक्ट वन क्वेश्चन in 15 minutes, select one question in 15 minutes which we don't have to attempt। सिलेक्ट वन क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। सर ये 15 मिनट कौन से 15 मिनट, 1:45 से लेके 2 बजे के जो रीडिंग टाइम मिलता है ना आपको, रीडिंग टाइम, तो उस रीडिंग टाइम में आपको वो क्वेश्चन एक पक्का सिलेक्ट कर लेना 15 मिनट के अंदर अंदर, जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में ही, ठीक है, ये वो चीज बता रहा हूँ मैं जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखी थी, अपने टीचर से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे CA बनने में ये छोटी छोटी ट्रिक्स ने बहुत हेल्प की थी। तो आपको ये काम करना है कि आपको 15 मिनट में वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है जो चॉइस वाला है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर बड़े वाला कांटा मार दो, ये तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ। अब एक और बड़ी चीज क्या होती है पेपर में आपके लिए, पेपर में आपके लिए एक बड़ी चीज क्या होती है, आप ना 15 मिनट में ना सारा का सारा क्वेश्चन पेपर रीड आउट करने का ट्राई करते हो, ये नहीं हो सकता यार। मेरे को एक बात बताओ, एडवांस अकाउंटिंग आप पेपर कर रहे हो, 15 मिनट में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो क्या, पूरा का पूरा रीड आउट कर लोगे? एक पेज पढ़ने के लिए आपको 5 से 10 मिनट चाहिए होते हैं, जब आप पेपर से पहले स्टडी कर रहे होते हो। इस टाइम पे एक पेज को पढ़ने के लिए 5 to 10 मिनट्स कम से कम। बच्चे तो 15-15 20-20 मिनट एक पेज पे बैठे रहते हैं। तो जब 8-10 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आता है, 12 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आता है, 15 मिनट में पढ़ लोगे, तो उससे बढ़िया एक क्वेश्चन वो सिलेक्ट करो जो नहीं करना, और ज्यादा से ज्यादा कोई 2 या 3 क्वेश्चन वो देख लो जो आपको करने हैं, और क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखना शुरू कर दो।
सर टीचर हमें बोलती रहती है क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लिखना। यार क्या कर देगी, दो तीन गालियां दे देगी। पिछले 6 महीने से घर से भी तो इतनी गालियां खा रहे होते हो कि पढ़ ले, सारा दिन फोन पे लगे होता है। ठीक है, सारा दिन आधा दिन तो तेरा सोए सोए निकल जाता है, पढ़ने का टाइम आता है घर के बाहर खड़ जाते होते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम तो आपका मोबाइल ले जाता है। मतलब चप्पल टूट गई तो भी मोबाइल का दोष है, हमें चोट लग गई तो भी मोबाइल का दोष है, एज पर इंडियंस मदर्स। तो इसका मतलब है गालियां हम वैसे ही यार 6 महीने से इतनी खा खा के पक चुके होते हैं। टीचर 3 घंटे में 2-4 एक्स्ट्रा गालियां दे देगा, क्या फर्क पड़ता है? अगर उससे हो सकता है कई कई पॉइंट्स होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर मिला हमें रिकॉल हो जाता है, जल्दी जल्दी याद आ जाता है। तो यार क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख दिया करो। EISM की जो हेडिंग्स होती हैं, ऑडिट की जो हेडिंग्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, तो सबसे पहले वो चीज लिख दिया करो। अब एक क्वेश्चन पेपर था जो ये फर्स्ट वाले स्टूडेंट का, पहले तो आप यहाँ पे लिखो, कहाँ गया यार वो, किस वाले पे था, ये तो गुम ही हो गया, गायब गायब गायब। नहीं ये था एस वाले में। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन ईच क्वेश्चन, इन ईच आंसर। जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर देना है। कीवर्ड्स का मतलब समझते हो? जो आपको पता है कि ऐसे 240 लिखा है, सेक्शन 143 का 12 लिखा है, कारो 10 लिखा है, तो कीवर्ड्स उसको बोलते हैं। तो आप उसको अंडरलाइन करके चलो। सर इसकी पिक शेयर कर देना प्लीज, पक्का कर दूंगा। एक तो आपने कीवर्ड्स, अब मैं आपको इसका एक सैंपल दिखाता हूँ। जो फर्स्ट वाला हमारा स्टूडेंट था ना, फर्स्ट वाला स्टूडेंट, उस भाई साहब ने भी बातें सुन सुन के कीवर्ड्स, बातें सुन सुन के ना अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स। अब उस भाई साहब ने क्या वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं देखो। इंडिपेंडेंस मीन द वर्क, वर्क को इसने अंडरलाइन किया हुआ है। ऑफ एनी अदर पर्सन, उसको अंडरलाइन कर दिया। इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। यार मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, अब मैं ना किसी का नेम ले रहा हूं, एक तो ना ये पता ही नहीं चलता लास्ट वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं। ठीक है, एनी, आप बताना मुझे ना, ये वाला क्वेश्चन है एनी, इसके बाद पल्लवी। आप मुझे बताओ ये वाला जो क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें आपको कीवर्ड्स क्या लगता है, कौन सा कीवर्ड होने के चांसेस हैं? एनी पहले आप बोलना एक बार। सर इंडिपेंडेंस तो नहीं है हाँ इंडिपेंडेंस कीवर्ड। तो नहीं है, ठीक है, कौन सा हो सकता है? इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, पल्लवी आप बोलना कौन सा हो सकता है, बोलो बोलो। हाँ जी सर, सेम इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। अब देखो स्टूडेंट ने क्या वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, स्टूडेंट ने वर्ड अंडरलाइन देखो क्या किया हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऑब्जेक्टिविटी में सिर्फ ईटी, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है ईटी से लेके ईटी आर दा, ठीक है जी, और इंडिपेंडेंस। मतलब जो कीवर्ड्स थे वो नहीं आपने दिखाए। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो कि पूरे सेंटेंस में ना कोई 2 या 3 कीवर्ड्स हैं जो आप पढ़ो और उनके ऊपर फोकस दो, लेकिन आपने फोकस किसी और शब्दों के ऊपर किया हुआ है। सर कीवर्ड से फायदा क्या होता है? कीवर्ड से फायदा ये होता है, बीइंग अ टीचर, मैं देखो मेरे पास तो हर अटेम्प्ट में कम से कम 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया, टू ड्रॉ द स्पेशल अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। ओहो हो, कोमल ने बोला टू ड्रॉ द स्पेशल अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, है ना? बात तो सही है। जब हम शीट लिख रहे हैं तो मतलब हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट लिख रहे हैं ना। ऑडिट रिपोर्ट किसको लिख रहे हैं? शेयर होल्डर को, यानी कि एग्जामिनर को। तो अगर आपने टू ड्रॉ द यूजर्स मतलब स्पेशल अटेंशन, तो आपको वैसे वाले वर्ड चूज करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे बीइंग अ टीचर मैं आपको बता रहा था, मेरे पास हर अटेम्प्ट में कम से कम 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आती हैं, तो वो मैं खुद पर्सनली चेक करता होता हूँ। तो बीइंग अ टीचर मुझे पता है आईसीआई के जो क्या कहते हैं कुछ ब्रांच के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मेरे पास आते हैं चेक होने के लिए, सी इंटर फाइनल के। तो मतलब मुझे पता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस हमें अवेलेबल हैं या क्या क्या पॉइंट्स बीइंग अ एग्जामिनर मुझे देखना चाहिए। बिल्कुल ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक इंसानी, ठीक है, नेचर होती है, ह्यूमन नेचर। तो वहां पे अगर मेरे पास ये वाला वर्ड आ जाएगा ना, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, और जो मैंने आईसीए का सुजेस्टेड पढ़ के रखा हुआ है, मुझे लग रहा था कि हाँ यार वो वाले वर्ड्स थे,
तो आपने यहाँ पे एग्जामिनर को खुद बता दिया कि इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो बाकी वाले सेंटेंस के ऊपर ना मैं थोड़ी सी प्रायोरिटी कम देता हूँ, और इसके ऊपर स्टेप वाइज फिर मैं 1 नंबर दे देता हूँ। जैसे ये वाला 1 नंबर है ना, पहले 1 लिख दिया, फिर सर्कल डाल दिया, फिर ये कर दिया, मैं उसको 1 नंबर दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट ने कीवर्ड जो अच्छे नहीं डाले हुए, अंडरलाइन, ऑडिटर शेल वर्क इन। अब वर्क इन को आप अंडरलाइन कर रहे हो यार, एक तो आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो पेपर में, और उसके बाद आप मतलब रेस्टोरेंट में गए यार, आप खाने गए, डोमिनोज का पिज्जा खाने गए, और वहां से सिर्फ आप ऑर्गेनो के पैकेट लेके आके खा गए, सिर्फ सॉस लेके आके खा गए। खाना है तो यार वहां पे बैठ के पिज्जा खाओ ना। अवे, अब अवे को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्या चलेगा? नहीं चलेगा सर, ये बात समझ में आई ना? तो आपको अगर अंडर की कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, वो वाले कीवर्ड्स अंडरलाइन करो जो आप टीचर को दिखाना चाहते हो सच में। अब उसके बाद मैं अब आपको छोटी छोटी कुछ टिप्स दे रहा हूँ। लिखने वाला पॉइंट अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं लिख दूंगा, लिखने वाला पॉइंट अगर कुछ याद आएगा तो मैं लिख दूंगा, अदरवाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वो ट्रिक्स, कुछ वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम्स के जो आपके 6-7 दिन है ना, वहां पे आपके लिए काम में आएंगे। अब ध्यान से सुनते चले जाओ। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि पेपर आपको कितने बजे देने जाना है, क्या करना है, किस अकॉर्डिंग आपको करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे एक सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों में से किसी का पेपर विद इन योर टाउन है या किसी दूसरे शहर में है? विद इन अ टाउन है सर मेरा। कौन से सर शहर में है मेरा भी। एनी? सॉरी आपका दोबारा बोलना सर। एनी आप कहाँ से हो? चंडीगढ़ से हो? यस सर, चंडीगढ़। अच्छा, और पल्लवी आप? सर मैं यमुनानगर से। यमुनानगर। सुप्रीत का भी है सेम सिटी विद इन 1 किलोमीटर। अनुज का और कोमल का मुझे पता है, उनका कम से कम 1 घंटा दूर है, मतलब घर आने से लेके घर जाने तक। तो अब मेरी एक बात सुनो, जिसका तो घर दूर है, जिसका घर पास है, जो तो आपका डिस्टेंस है वो तो टाइम लेगा लेगा। अब आपने करना क्या है, आपका एग्जाम का टाइम बताओगे मुझे? आपका एग्जाम का टाइम, पेपर कब खत्म होता है? पेपर कब खत्म होता है आप लोगों का? 5 बजे आपका पेपर खत्म होता है, 5 PM। ऑनेस्टली मैं एक एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, अगर समझ लो आप कार पे जाते हो, व्हीकल पे जाते हो या कुछ भी, ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। पल्लवी आप मुझे बताओ, अगर आप एक्टिवा पे जाते हो या बाहर जाते हो, जो भी है, मतलब एग्जाम के बाहर, कॉलेज के बाहर आप कितनी देर में पहुंचते हो? 5 बज के कितने मिनट पे? सर 5:15 या 20 तक। 5:15 या 20, पहला आंसर आ गया, ठीक है जी, 5:15 या 20। एनी आप कितने बजे पहुंचते हो बाहर, गेट के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर? सर 5:10 तक। 5:10 तक। कोमल आप? 5:10 तक। 5:10 तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पल्लवी 5:15 या 5:20, जहां पे सबसे पहले आपका, जहां पे आपकी 5 बजे की वो घंटी बजती है ना, सबसे पहले आपका वहां से टाइम शुरू हो जाता है अगले पेपर के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इससे अकॉर्डिंग कुछ भी प्लान करो यार, ये अप टू यू है, जितना भी पॉसिबल हो सके 5:05 तक आपकी एक्टिवा, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी, आपका ऑटो, मतलब आप गेट से बाहर निकल जाने चाहिए। इट्स फुली अप टू यू कि आप कैसे पहुंचते हो। ये चीज मैंने अपने सीनियर से सीखी थी, जब मैं सीए फाइनल में फेल हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप मुझे ये बताओ, ये डिस्कशन कहाँ पे हो रही थी? ये डिस्कशन हो रही थी पटियाला, चंडीगढ़ आईसीए की 35 की ब्रांच है ना जो, उसके साथ में वो है वहां पे पार्क, जहाँ पे आप लोगों की जीएमसीएस करते हुए आप लोग खेलते होगे, ठीक है, वहां पे बैठ के आपकी डिस्कशन चलती होंगी, जिन्होंने भी चंडीगढ़ से जीएमसीएस वगैरह किया या ओपी, आईटी ओपी वाले बैचेस, तो वहां पे जहाँ पे आपकी सलाहें बनती थी, आप खेलते थे ना 35 वाले पार्क में, वहां पे बैठ के मेरी अपने फ्रेंड से जो पास हो गया था, मैं फेल हो गया था, तो मैंने उससे पूछा था कि क्या क्या डिफरेंसेस है मेरे को बता। तो उसने मुझसे 3-4 चीजें पूछी, क्वेश्चंस पूछे। कहता कि कॉलेज के बाहर या स्कूल के बाहर कितनी देर तक पहुंचता है? मैंने कहा 5:15 तक। कहता सबसे पहले तूने 10 मिनट अपने यहाँ पे वेस्ट कर दिए। तो उसने मुझे बोला कि आपको ना 5:05 तक जैसे मर्जी आपकी एक्टिवा, आपकी बाइक, आपकी कार स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो मर्जी हो। फिर जितनी देर का रास्ता है, उस टाइम पे ना मैं पीजी में रहता था चंडीगढ़ में, सेक्टर 32 में, और मेरे पेपर जो थे एसडी कॉलेज में थे, आप लोगों ने सुना होगा 32 में एसडी कॉलेज में। तो वहां पे उन्होंने मतलब मेरा पीजी और कॉलेज का रास्ता था 5 मिनट का। तो उसने बोला 5:10 पे घर पहुंच जाना है, और 5:10 से लेके 5:20 तक कुछ खा पी के सो जाना है 1-1.5 घंटा।
मतलब कई बार क्या होता है, आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हो, किसी टीचर की बात मानते हो, किसी सर की बात मानते हो कि जाते ही पढ़ाई शुरू कर दो। हाथ जोड़ के गुजारिश है, जाते ही पढ़ाई मत करना, क्योंकि अभी तक आपका हैंगओवर नहीं उतरा होता बेटा पिछले पेपर का। यार आप लोग करते क्या हो, 5 बजे आपने वो दिया, पेन को कर रहे हो, स्केल को कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हो, आपका एक सखा सहेली, आपकी एक सखी सहेली यहाँ से जा रही है, दूसरे का दोस्त यहाँ से जा रहा है, आप जिसको जानते भी नहीं होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद उससे आप पूछ रहे होते हो भाई साहब पेपर कैसा हुआ, भाई साहब ये क्वेश्चन कैसा हुआ था, अरे भाई जान पहचान नहीं है, दूसरा आपका दोस्त आ रहा है। यार आप उस पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप उस एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हो जो मतलब हो चुका है, मतलब दिस मीन्स इट इज योर एक्स, है ना, वो आपका पास्ट है जो हो चुका है, जिसको यू कांट चेंज। यार अगर बात करनी है आपको 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो उस पेपर के बारे में बात करो ना जो परसों पेपर है, कि भाई साहब आप पढ़ाई कब शुरू करोगे, पहले कौन सा चैप्टर करोगे, पर आज वाले मेरे पेपर में ना ये गलती हुई, अगले वाले पेपर में कैसे सुधारोगे। पिछला पेपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे लड़की हो चाहे आप लड़का हो, चाहे आपकी नेचर ऐसी है, कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर हमसे रहा नहीं जाता, हमें होता है कि सारी ना एक्साइटमेंट लेवल अंदर ही भरी होती है। यार छोड़ दो यार, 2 दिन की बात है, तीसरा जो आखिरी पेपर आएगा या चौथा आखिरी पेपर आएगा, जी भर के 1 या 2 घंटे खड़ जाना, 5 से 7, तब आपको मतलब 5 जने भी नहीं मिलेंगे। वो उस टाइम पे आपको बस अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी है। 5:05 पे आपका बाइक स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। इससे होगा कि आपके कम से कम 15 मिनट बचेंगे यार, थोड़ी थकावट बचेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है और आपको पता चल गया ये गलत है, वो आपकी मोटिवेशन भागती है। और दूसरी चीज, जितनी देर का रास्ता है उतनी देर ही लगनी चाहिए। और उसके बाद आके 10 मिनट के अंदर अंदर जाके मम्मी को पहले ही बोल के जाना, घर वालों को बोल के जाना कि मेरे लिए ये बना के रखो, ये खाना बना के रखो। मतलब मैं आपका कोई साइकोलॉजिकल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो सीए एग्जाम में रेलिवेंट है। सच में इट मैटर्स, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती होती हैं। घर वालों को बोल के जाना कि मेरे लिए ये सामान बना के रखना, ताकि मैं घर आऊं, चाय पानी पीऊं, खाऊं पीऊं और सो जाऊं। सोना कितना है, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। कम से कम 1 घंटा सर, आधा पौना घंटा तो नींद आने में निकल जाता है। उस टाइम ये थोड़ी ना है कि हमें पक्का नींद आ रही होती है, लेकिन थकावट हुई पड़ी होती है ना आपको बॉडी को रिलैक्स करने। तो आपको ऑन एन एवरेज 1.5 पौने 2 घंटे आप लगा लो, आप 1.5 पौने 2 घंटे की रेस्ट कर सकते हो। जैसे ही उठे चाय कॉफी पियो, ठीक है, या डिनर का अगर बाई चांस टाइम हो जाता है, वैसे तो होता नहीं है, लाइट डिनर करो रात को और सो जाओ। साथ में पानी की बोतल रखो, चिंगम रखो, बिस्किट रखो, कुछ ऐसी चीजें रखो रात के लिए ताकि आपको नींद ना आए। तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है। ये पॉइंट समझ में आ गया। 5:05 मैं बार बार बोलता हूँ, 5:05 पे आपका व्हीकल स्टार्ट हो जाना चाहिए। जिसका घर पास में है, आई थिंक सुप्रीत ने लिखा था, मैं एक बार देख लेता हूँ किसने लिखा था। सेम सिटी विद इन 1 किलोमीटर, सुप्रीत। तो सुप्रीत ने लिखा 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का रास्ता 5 मिनट में तय हो जाता है, 5-7 मिनट में। तो बस घर पहुंच के आपको साथ के साथ सो जाना है। मतलब आपको वो बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी जो मैं करता था। हम पता क्या करते थे, जब तक हमें इन चीजों का पता नहीं था। एनी कह रही है मेरा भी 2 किलोमीटर है, तो एनी बस आपका 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट आपने लगा देनी है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हम पता है क्या करते थे, जब तक मैं फेल हो रहा था सीपीटी से लेके सीए इंटर तक, सीए फाइनल तक, जब मैं सीए बनने वाला था ना, बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट था, सीए फाइनल का सबसे लास्ट वाला अटेम्प्ट था, एक ग्रुप मेरा क्लियर हो चुका था, ये चीजें हमें तब पता चली थी। हम क्या करते थे, हम बने हुए थे गधे, बेवकूफ बने हुए थे हम। हमें ये सीखने को मिला हुआ था, हमें ये बताया गया था कि आपको ना बस जल्दी से जल्दी आके ना पढ़ाई शुरू कर देनी है। मतलब कभी सोचा ही नहीं कि मेंटल लेवल भी अफेक्ट हो रहा होता है उससे आपसे। हम क्या करते थे, मेरा पेपर होता था ना चंडीगढ़ में, तो 5 बजे पेपर खत्म होता था, 5:20 सेम लाइक यू पल्लवी, 5:15 5:20, मतलब मैं लगा ही देता था। मेरे को हमेशा से अंदर से एक पॉइंट होता था कि यार पेपर उसके साथ डिस्कस करो, दोस्त जा रहा है यार, उससे हाय हेलो ना की क्या ही बोलेगा फिर वो। मतलब हमारा दोस्त जो पिछले 3-4 साल से इकट्ठे सीए कर रहे हैं, इकट्ठे बड़े हुए, उससे हाय हेलो भी नहीं करनी। 3-4 पेपरों के लिए आपको नहीं करनी, किसी के साथ नहीं आना जाना, आप अकेले आओ अकेले जाओ। 5:20 पे मैं अपने कॉलेज से निकलता था, सबके साथ यारी दोस्ती मिला के, हाथ वाथ मिला के, पेपर डिस्कस करके 5:30 या 5:40 पे मैं चंडीगढ़ में लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। जो बच्चे चंडीगढ़ के हैं उनको पता है, सेक्टर 34 चंडीगढ़ 34 सेक्टर में लाइब्रेरी है, पब्लिक स्टेट लाइब्रेरी, वहां पे पढ़ते थे हम। तो वहां पे पहुंच जाते थे 5:40 पे, ठीक है। वहां पे बैठ के पहले तो समोसे खाने जाते थे, चाय पीने जाते थे,
और जो जिनके अलग अलग सेंटर थे तो सारे लाइब्रेरी इकट्ठे होते थे भाई साहब, आधा घंटा उनके साथ समोसे और चाय पे लग जाते थे या जो भी चीजें खाने की मिलती थी। फिर जाके थोड़ी सी एनर्जी आती थी, फिर लाइब्रेरी में जाते थे, सेम टेबल पे पहले हेड डाउन करके बैठ जाना, क्योंकि माइंड तो इतना थका हुआ है ना उस टाइम पे, तो हम बेवकूफ बने हुए हैं कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है, परसों मेरा पेपर है, बस मेरे को सीए बनना है यार, लास्ट स्टेज है, मैं जाके सो जाऊं। मतलब बेवकूफी में और स्मार्टनेस में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि आप किस हद से और किस मेंटल लेवल से उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्मार्ट तरीके से या फिर सिर्फ हार्डवर्क वाले तरीके से। तो 5 बज के 6, 6:30 बजे हमारी पढ़ाई शुरू होती थी, 6:30 बजे तक पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होता था। यहाँ पे हम बुक खोल के बैठ जाते थे, बुक खोल के बैठे हैं लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा। रीजन क्या है? क्योंकि माइंड बड़ा थका हुआ था, माइंड को 1-1.5 घंटा रेस्ट की जरूरत थी। पिछले पेपर का जो हैंगओवर था, मतलब मेरा पेपर आगे ITSM क्या है मेरे पास यहाँ पे घूमी जा रहा है, वेरीफाई, एग्जामिनर, कारो, स्टैंडर्ड्स, माइंड में तो यार वही चल रहा है ना। और लेकिन वहां पे क्या चल रहा था? ऐसे मतलब स्टडी किसकी चल रही है? ITSM की, EISM की। तो ये आपको चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार एक बार के लिए मेरी बात मान के अटेम्प्ट ट्राई करो, देखो आपको फ्रॉड मिलता है कि नहीं। फिर जब आप 7:30-8 बजे पढ़ाई शुरू करोगे ना, आप अपनी 7 और 7:30 बजे के बीच में, तब आपको पता चलेगा कि आपकी वो मिडनाइट तक पढ़ाई हो जाती होती है। वो पहली बार था जब मेरा मिडनाइट यूज होने लगा था पेपर के बाद। अदरवाइज तो 8-8:30 बजे तक बड़ा मुश्किल पड़ा, डिनर करके फिर से नींद आ रही होती थी, तो सो जाते थे, सुबह उठते थे और सुबह उठ के देखते थे कि कल तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं, और वो प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो आपको वो प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। तो आपको सिर्फ 1-1.5 घंटे का अपना रेस्ट करके पिछला हैंगओवर उतार के फिर आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है। और आपको स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है याद रखना, जब आप 7-7:30 बजे स्टडी स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपने कोई इजी चैप्टर्स उठाने हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, कोई इजी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हो, कोई छोटे चैप्टर्स, मतलब आपको कोई 2-3 चैप्टर्स वो करने हैं जो छोटे छोटे चैप्टर्स हो, ताकि आपको ना एक फ्लो मिल जाए। आपका नया सब्जेक्ट हुआ स्टार्ट, आपको एक मोमेंटम मिल जाए कि सर बात तो सही है, 2-3 चैप्टर करके 1 घंटे में हो गए, थोड़ा सा फ्लो मिल गया। इजी चैप्टर के बाद आपको फिर अब सबसे लॉन्ग चैप्टर्स उठाने हैं। फिर लॉन्ग चैप्टर आपने उठाया, फिर से 2-3 आपने छोटे छोटे लिटिल चैप्टर्स उठाने हैं, लिटिल यानी कि स्मॉल चैप्टर्स, ठीक है, छोटे छोटे इजी चैप्टर्स उठाने हैं। तो आपको ना बैलेंस इस अकॉर्डिंग लेके चलना होता है कि पहले 2-3 छोटे चैप्टर्स, ताकि आपका एक मोमेंटम बन जाए स्टडी का। फिर आपको 3-4 क्या करने हैं, कोई एक या दो बड़े वाले चैप्टर्स, फिर से छोटे चैप्टर, तो आपको ऐसे बैलेंस बना के चलने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपको हर चैप्टर का एक टारगेट फिक्स कर देना है कि मेरा ये छोटा चैप्टर है, तो ये बेटा ये सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बस, मेरा एक छोटा चैप्टर है तो मैंने उसको 30 मिनट्स देने हैं। अच्छा लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर के लिए मुझे लगेंगे 3 घंटे, तो मैंने उसके लिए सिर्फ 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स सिलेक्ट किए। फिर से कोई छोटा चैप्टर है तो 1 घंटा सिलेक्ट किया। अगर आप लोगों ने ये वाले टारगेट्स सेट नहीं किए ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका पेपर नहीं, मतलब सिलेबस नहीं पूरा होने वाला। आपको पता है क्या चल लगता है कि यार ये कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, जो चीज छोड़ रहे हैं कि वही पेपर में आने वाली है, आप लोगों को ये लगता है? मानते हो इस बात को? जो चीज मैं छोड़ रहा हूँ कि मुझे तो ये लगेगा बेटा कि पेपर में यही आने वाला है। तो आपको हर चैप्टर के लिए ना एक टारगेट सेट कर लेना है। अभी भी आपके पास 10-15 दिन है ना, तो हर चैप्टर के लिए पहले ही टारगेट डिसाइड कर लो कि आपके पास कितने दिन है, कितने घंटे होते हैं। सर हम 7 बजे भी अगर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो अगली 7 बजे तक शाम को 48 आवर्स हो गए। फिर 7 PM से अगले 7 बजे तक 12 घंटे ये हो गए। फिर 7 से 5, तो ऑन एन एवरेज आपके पास इतने घंटे होते हैं, 12 और 24 36, 41 आवर्स होते हैं। 41 आवर्स में आप 2 बार सोओगे। कितने कितने घंटे आपको सोने हैं? आपको 5 से 6 घंटे सोने हैं, या 5 से 7 घंटे, 5 घंटे से कम नहीं सोना, 6.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। ऑन एन एवरेज आप 13 घंटे तो यहाँ पे नींद में लगा दोगे, तो आपके पास बचे कितने? 28 घंटे। 28 घंटे में 2-3 घंटे की मैं प्रोडक्टिविटी निकाल दूं तो 24 आवर्स आपके पास है। इफेक्टिव 24 घंटे हैं आप लोगों के पास, 24-25 घंटे, जो इफेक्टिव बोल रहा हूं मैं। तो अब आज ही अपने चारों सब्जेक्ट के 24 या 25 घंटे, पहले सब्जेक्ट को चलो छोड़ भी दो, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए आप अपने 24 या 26 घंटे इफेक्टिव मान के ना पूरे सिलेबस को बांट दो कि मेरे को पेपर में ये वाला चैप्टर 2 घंटे करना है, ये वाला 1 घंटा। और फिर जब आप वो कर रहे हो ना, 2 घंटे में जितना भी वो चैप्टर हुआ उसको छोड़ दो, अपने आप के अंदर थोड़ी सी दलेरी रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, हौसले बुलंद रहने चाहिए।
ठीक है, सपने देखे हैं ना, तो इतनी हिम्मत रखनी है कि उस मंजिल को पाना है, सपनों को छोड़ के नहीं जीना आप लोगों ने। तो 24-25 घंटे मतलब 2 घंटे में जो आपने कोई चैप्टर 2 घंटे रखा है, तो 2 घंटे में जितना हो गया छोड़ दो यार, अगले चैप्टर पे मूव ऑन करो। तो आपको हर चैप्टर का एक लिटिल टारगेट बना लेना है इस अकॉर्डिंग। इजी चैप्टर है तो उसके लिए 30 मिनट रख दिए, लॉन्ग चैप्टर है उसके लिए 2 घंटे रख दिए, फिर एवरेज चैप्टर है उसके लिए 1 घंटा रख दिया, फिर उस 1 घंटे में जितना हुआ बस छोड़ो और आगे मूव ऑन कर जाओ। और सबसे बड़ी चीज जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मैं अपनी पर्सनली, मैं मई 2018 में, ये मैंने कल टैक्स के बैच में भी बताई थी, मई 2018 में मैं सीए बना था। मई 2018 में मेरे पहले 3 पेपर अच्छे हो गए थे, जिसमें एक में मार्क्स आए थे 64, एक में आए थे 46, एक में आए थे 48। 48 थोड़ी ना आए थे यार, यहाँ पे 44 थे शायद, कुछ ऐसे। आखिरी मेरा पेपर था लॉ का। लॉ के पेपर से एक दिन पहले मैं था बीमार, बुखार, फीवर था मुझे बहुत ज्यादा, तो इतनी नौबत भी नहीं थी कि मैं पेपर देने चला जाऊं। ठीक उससे पिछले अटेम्प्ट में नवंबर 2017 में भी ऐसे हुआ, सेम स्टोरी थी नवंबर 2017 में भी। 3 पेपर अच्छे हो गए, लास्ट पेपर में फीवर हो गया, ढंग से पेपर दे नहीं पाया, फेल हो गया, पूरा ग्रुप फेल। सेम यही सिचुएशन फिर मई 18 में हो गई। मई 18 में लॉ का पेपर मिला। आपको पता है जो मुझे ये पहला अकाउंट्स का पेपर मिला सीए फाइनल में, अकाउंट्स का पेपर, क्वेश्चन पेपर था 10 पेजेस का, 10 पेजेस का क्वेश्चन पेपर था अकाउंट्स का। लॉ का क्वेश्चन पेपर कितने पेजेस का आया होगा, कोई गैस करना। आखिरी पेपर था 4th, क्वेश्चन पेपर मिला, कोई गैस नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ, 16 पेजेस का। एक गैस निकल के आया था 12 से 14 पेजेस का एनी का। मतलब आप सोच के देखो यार, अकाउंट्स का पेपर जहाँ पे एमलगामेशन के क्वेश्चंस है, कंसोलिडेशन के, पार्टनरशिप, वो और कौन से होते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चन थे, 10 पेजेस का क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर। लॉ का जो थ्रेटिकल जिसको हम बोलते हैं लॉ, 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर। मैं बेचारा बैठा हूँ बीमार, एक तो पेपर देने चला गया क्योंकि शिद्दत थी, पेपर तो देना है, 3 पेपर अच्छे हो गए थे, सीए बनना है। 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर देखा, जो जो चीजें आती थी वो भी भूलता चला गया। एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और पूरा का पूरा पेज पे, मतलब फर्स्ट पेज पे पूरा का पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब मेरे को 15-16 लाइंस रीड करनी है, उसके लिए 4 नंबर मिलने हैं। 100 नंबर का जी बेटा पेपर था। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ मिरेकल हुआ था सीए बनते टाइम। पता नहीं मैं सीए बना कैसे हूँ। आखिरी वाले ये वाले पेपर में 100 में से 32 मार्क्स के वो क्वेश्चन थे जो मुझे पता है मुझे आते हैं। पल्लवी हंस के दिखा रही है, हंसो हंसो ठीक है, लेकिन नाउ आई एम सीए। दुआएं काम की थी, पेरेंट्स की, दोस्तों की, किसी ना किसी की। तो आप लोगों को भी अच्छे काम करने हैं ताकि मेहनत के साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती चली जाए। तो 100 में से ना 32 नंबर का पेपर वो था जो मुझे आता था। सर बाकी कितने बच गए, बाकी मेरे पास बच गए 68 मार्क्स। 68 मार्क्स का पेपर वो था जो मुझे नहीं आता था। एक दिन पहले मेरी ना रिवीजन नहीं हो पाई थी, प्लान नहीं था, या तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। मैंने 32 नंबर का पेपर कर लिया। 32 नंबर का पेपर मेरा हुआ 1 घंटा 45 मिनट में। ये मैं आपको एग्जाम की कंडीशन बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। 1.25 घंटे में मेरा 32 नंबर का पेपर हुआ। बाकी अब मैं क्या करूं, अभी अभी आपको ऑडिट की सर्टिफाइड कॉपीज दिखाई है ना, नहीं आता तब भी एक ही बात है, गलत लिख के आ जाओ तब भी एक ही बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार, पूरा गिव अप तो नहीं कर सकता, मेरे पास 1.25 घंटा है। रेगुलर बैच में भी ये स्टोरी मैं हमेशा बताता हूँ, ये वाली चीजें ना मेरे को काफी स्टूडेंट बाद में फीडबैक देते हैं कि सर की कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं या थोड़ा सा काम आ जाता है। अगर 1% भी आपके काम आ सके तो ठीक है ना, बढ़िया है। 1:45 पे जब मेरी हालत पूरी खराब हो गई थी, तो मैं पेपर छोड़ के जाने वाला था, तब मैंने क्या किया, 2 क्रोसिन की गोलियां खाई। 1 क्रोसिन की गोली खाई क्योंकि तबीयत सेट नहीं थी ना, 1 क्रोसिन की गोली खाई। हर पेपर में दवाइयां साथ लेके जाता था क्योंकि नवंबर 2017 में मैं फेल हो चुका था। क्रोसिन की एक गोली खाई, 5 मिनट देखा कोई असर नहीं की, फिर एक गोली और खाई, 2 दवाइयां खाई मैंने। उस बजे 3:45 की बात है ये, 3:30 4:45 की बात। तो 1.25 घंटा मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि 1.25 घंटे में चल यार जितना हो सकता है उतना तो करूं। तो मुझसे ना 68 में से 28 मार्क्स का पेपर और हो गया था, 28 का नहीं था यार, 27 मार्क्स का था। 27 मार्क्स का मुझसे पेपर और अटेम्प्ट हुआ, तो मेरी टोटल अटेम्प्ट हुई 32 + 23, कितने बन गए ये, 59 मार्क्स की।
ठीक है, ये मेरी टोटल अटेम्प्ट थी लो के पेपर की। आई जस्ट स्वेयर 40 मार्क्स का पेपर वो था जो बिल्कुल अनटच था, 41 का सॉरी। ये 32 नंबर का पेपर मुझे पता था कि इस 32 में से ना मेरे 25 तो आ ही जाएंगे, लेकिन पास होने के लिए तो मुझे 15 और चाहिए थे ना, सॉरी क्वालिफाई करने के लिए 15 और, पास होने के लिए 25 और। मैंने 27 नंबर का पेपर और किया। ये 27 नंबर का मेरा ऐसा पेपर था जिसमें मैंने इतनी बकवास मारी, इतनी गप मारी, मतलब वो क्वेश्चन किए जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं ना, उन्होंने भी थोड़ी ढंग से थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने मतलब कि गलत लिखा हुआ था। मैंने तो अनप्रोफेशनल वे में इतनी गप मैंने बीकॉम के पेपर में भी नहीं छोड़ी थी जितनी मैंने ये 27 नंबर के पेपर में सीए फाइनल के लो में, ऑडिट भी नहीं, लो पेपर। मतलब जहां पे मैंने पता क्या लिखा कि कंपनी के ऊपर ये केस चल रहा है, तो कंपनी दिस इज दिस, हेंस दिस शुड बी करेक्ट, हेंस कंपनी इज वैलिड, हेंस कंपनी इज करेक्ट, हेंस शेयर होल्डर आर नॉट करेक्ट। मतलब ये चीजें लिख के आ गया मैं। पता था यार इस अटेम्प्ट में भी लग गई, हो गई फेल, अगले बार फिर से आना पड़ेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट देखा था चंडीगढ़ में, पेट्रोल पंप के बाहर खड़े होके, 34 सेक्टर के बाहर है एक पेट्रोल पंप, तो वहां पे देखा नीचे लिखा आया जी पास। रिजल्ट किसने देखा था? मेरे भाई ने। मेरा भाई कौन है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अनुज मोंगिया जी। रिजल्ट उन्होंने खोला था। तो रिजल्ट खोल रहा था, वो ओपन कर रहा था, उसके भी हाथ शिवर कर रहे थे, खोलूं कि ना खोलूं। मैं क्या खोल दे, मुझे तो पता है ना फेल हूं मैं, लास्ट वाला मेरा पेपर अच्छा हुआ नहीं था, मुझे पता था फेल हूं। यहाँ पे आया पास। और उस पास के बाद हमने दोबारा देखा कि देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेरा नेम, और उसमें ऑडिट में मार्क्स कितने, सॉरी लो में मार्क्स कितने थे? लो में मार्क्स थे 48। लो जी कर लो बात, 48 मार्क्स आउट ऑफ सर 59। उस 59 में से 27 नंबर की वो है जो गप लिखी हुई है। गप इन द सेंस मतलब पता ही नहीं क्या लिखा, कभी सीपीटी के पेपर में, इंटर के पेपर में भी नहीं लिखा जो मैं सी फाइनल में लिख के आया 48। मेरे साथ कोस्ट में हुआ था ऐसा ग्रुप 1 में सभी के साथ होता है, जब आप सीए बनोगे, अभी ग्रुप 2 क्लियर करके सीए फाइनलिस्ट बनोगे, तो सीए फाइनल में भी ऐसे होगा। एफआर का पेपर होता है पहला, अकाउंट्स, वो मेरी अटेम्प्ट हुई थी 68 मार्क्स की, नंबर आए 66, ऊपर मैंने आपको 64 बताए थे, 66 मार्क्स आए थे मेरे। दूसरा मेरा पेपर था ऑडिट का, भाई साहब ऑडिट में नंबर आए थे 42 या 44 ऐसा कुछ था, सीए फाइनल में। तीसरा एक पेपर था एसएफएम का, उसमें से आए थे 54 समथिंग कुछ ऐसा। मेरी नंबर मतलब मेरा ध्यान गया था यहाँ पे, ये 48 मार्क्स कैसे आ गए थे मेरे? मतलब जहां पे मुझे पता है कि मैं 30 मार्क्स लेना डिजर्व करता था, 48 आए। अब आप इसको आईसीए की स्लैशिंग देखी हुई है ना आपने, ये आईसीए की आप एप्रिसिएशन भी देखो, आईसीए स्लैशिंग के अपोजिट भी जाता है। अब मुझे नहीं पता भाई साहब क्या है, क्या सिर्फ ये मेरे मम्मी पापा की दुआएं हैं, क्या मैंने कोई अच्छे कर्म किए थे, क्या मैंने पिछले 6 महीने और उससे पिछले 6 महीने इतनी मेहनत की थी कि भगवान ने रिजल्ट दिया, या फिर सच में मेरा ये 27 नंबर या 32 नंबर, मतलब 59 में से मेरे को 48 मिलने चाहिए थे, मुझे नहीं पता। एमसीक्यू भी नहीं होते थे हमारे टाइम तो। मतलब द रीजन इज, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर बाय चांस मेरा ये वाला लो वाला पेपर फर्स्ट पेपर होता, कहानी जिस मोटिव से मैंने ये शुरू की थी, अगर बाय चांस मेरा ये फर्स्ट पेपर होता लो का, सोच के देखो, मैं तो अगले 3 पेपर ही ना देने जाता। जिस हिसाब से मेरी पर्सनल नेचर है या आप लोगों की पर्सनल नेचर होती ना, अगर ये पेपर आपका पहला या दूसरा हुआ होता ना, तो आप पता क्या कहते कि यार जब वहां से 30 ही नहीं आने, अब बाकी क्या देके करेंगे, एग्जाम्शन आनी नहीं है, इतनी अच्छी तैयारी है नहीं, मतलब फलाने फलाने कई भी रीजन। चाहे आपका पहला पेपर चाहे आपका पहला पेपर 40 नंबर का भी हो ना, 40 मार्क्स का भी, तो भी आपने अपने हौसले बुलंद रखने हैं कि अगले 3 पेपर फिर से आपने उसी एनर्जी के साथ देने हैं जिस एनर्जी से आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट हुआ था। पिछला पेपर जैसा मर्जी हो, पिछले पेपर के ऊपर ना आपने डिपेंड रहना है, ना सोचना है, ना उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है 40 नंबर का अगर आप पेपर करके आए या 50 नंबर का इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपने ना माइंड लेवल को इस हिसाब से सेट करो, 3 हफ्ते यहाँ पड़े आपके पास, कि कुछ भी हो जाए ना, मुझे पिछले पेपर के बारे में नहीं सोचना, मुझे हमेशा अगले पेपर के बारे में सोचना है। चाहे आप पहला पेपर दे के नहीं आए, सिर्फ अटेंडेंस लिख के आ गए, फिर भी आपको आखिरी पेपर के लिए ना, आखिरी पेपर तक हमेशा वही हौसला रखना है जिस हौसले से आपने सीए स्टार्ट की थी। चाहे किसी का ये चौथा अटेम्प्ट है, किसी का 6वां है, किसी का सेकंड है, किसी का पहला है, उसी एनर्जी से या तो आप पेपर दो ही मत, एग्जामिनेशन फॉर्म भरो ही मत। अगर आप दे रहे हो ना, तो अपने आप में इतना हौसला रखो
मतलब सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हिम्मत है तो उसे पाकर दिखाना। तो मतलब उसको इतनी मेहनत करो, इतनी मतलब करके दिखाओ कि कोई किस्मत, कोई चीजें हो ना, वो सारी की सारी साइड पे रह जाए, आपकी हार्ड वर्क हमेशा काम आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो ये मुझे 48 मार्क्स मिले हैं ना, ये तब मैं डिजर्व नहीं करता था। जिस हिसाब से मेरा पेपर हुआ था, आने नहीं चाहिए थे, लेकिन हो सकता है नेचर आपको आपकी हार्डवर्क का रिजल्ट दे दे। तो अभी 20-25 दिन है, जिस मर्जी के साथ जैसा मर्जी बिहेव करो, अपने साथ हमेशा ऑनेस्टी रखो कि मेरे को ये 20-25 दिन 15-15 घंटे झोंक दो यार, ये वाले 20-25 दिन इतनी मेहनत कर लो कि लास्ट में रिजल्ट आ जाए। बस ये चीज अब आप अपने ध्यान में रखनी है। एक तो आपको पेपर के लिए पिछला पेपर कभी नहीं सोचना, 5:05 पे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए, घर आके ठीक है हैवी अपना खा लो, जैसे मर्जी खाओ, आके 1-1.5 घंटा सो जाओ, उठने के बाद चाय पियो, कॉफी पियो, गर्म दूध पियो, शरीर खुल जाए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पानी रखो, चिंगम खाते रहो, किसी ना किसी तरह अपनी बॉडी की मूवमेंट करते रहो, एक्टिविटी करते चले जाओ। पेपर में सबसे पहला आपने क्वेश्चन वो चूज करना है जो आपको पता है सबसे अच्छे से आता है। दूसरी चीज, अंडरलाइन करने हैं आपको कीवर्ड्स ढंग से, वो पहले क्वेश्चन पेपर वाले स्टूडेंट की तरह नहीं। ठीक है, ऑडिट का हमारा सफर यहीं तक है। अब जिसको कुछ पूछना है, कोई टाइम टेबल बनवाना है, कोई स्ट्रेटेजी पूछनी है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो। इसके बाद अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा अगले 15-20 दिन के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना हो, कुछ मेरे बारे में पूछना हो, सीए कैसे हुई थी, ग्रुप 2 कितने अटेम्प्ट में हुआ था? मेरा भी ग्रुप 2 2 अटेम्प्ट में हुआ था। दो क्या, इनफैक्ट 3 अटेम्प्ट में हुआ था मेरा ग्रुप 2। ग्रुप 1 भी 3 अटेम्प्ट में, ग्रुप 2 भी। मतलब जब मेरा ग्रुप 1 का लास्ट अटेम्प्ट था ना, तो मैंने ग्रुप 2 साथ में दे दिया था। मैंने कहा देखो तो सही क्या होता है। मैं अटेंडेंस लगा के आ जाता था, पढ़ाई नहीं की थी, तो वो मेरा एक अटेम्प्ट वो काउंट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने मेहनत की, ऑडिट का पेपर हुआ 96 मार्क्स का। 96 मार्क्स में से मेरे नंबर आए, इस लाल के नंबर आए 32। जब मैं जिंदगी में, मेरी पेपर की अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज 65 से 70 नंबर की अटेम्प्ट होती है मेरी ऑन एन एवरेज। हर पेपर में ना मेरा मतलब सीए इंटर से लेके सीए फाउंडेशन तक, मुझे क्लास 10th से याद है, मेरा आज तक कोई पेपर नहीं होता 70 या 75 से ज्यादा। सीए में भी मेरी अटेम्प्ट 65-70 की जाती है, लेकिन जो करके आता हूँ 2+2 को कैलकुलेटर पे करने लग जाता हूँ, हिम्मत ही नहीं रखती, मतलब इतना कॉन्फिडेंस डाउन होता है। आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी, आप लोगों ने पूरा करना है। तो 96 का पेपर हुआ, 32 आए, मतलब मैं हैरान। 96 नंबर का पेपर आखिरी बार कब किया होगा, कुछ 8-10 साल पहले, क्लास 8 या 9th में। अगली अटेम्प्ट आई, अगली अटेम्प्ट में फिर से मेरा 95 हो गया। फिर से मैंने सोचा कि इस बार तो इस लाल के 70 नंबर आएंगे, लेकिन मार्क्स आए थे 50। अब सोच के देखो, ऑडिट में 50 नंबर दिए थे सेल्फ स्टडी करके, और एक ऐसी बुक से स्टडी की थी जो आज मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, बेटा ये बुक मत पढ़ना, बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी की है, नेम तो मैं नहीं ले सकता है, लेकिन उस बुक से ना आईसीएआई ने जितना डुबोया ना पिछले 5 साल में बच्चों को, इतनी आसान बुक है, पढ़ के बड़ा मजा आता है। यार क्या बुक है, सेल्फ स्टडी की बुक है, आप लोगों के पास सबके घरों में होगी उसी टीचर की। इतनी मजेदार बुक, ऐसा लगता है ऑडिट बड़ी आसान है, लेकिन नंबर आते हैं 32। अगली बार फिर से 95 का नंबर का पेपर हुआ, लगा था लाल के आएंगे नंबर, 70 आए 50। लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, एडवांस में एग्जाम्शन आ गई थी, आईटीएस में एग्जाम्शन आ गई थी, ऑडिट में 50 ही अपने आप में एग्जाम्शन के थे। तो ये टेंशन नहीं लेनी, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा भी तो थर्ड में हुआ ना। पहला पेपर चाहे मेरा मतलब गिव अप वाला था, मैं वैसे ही अटेंडेंस लगा के आ जाता था ग्रुप 1 के साथ, लेकिन उस अटेम्प्ट में भी मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था, तो मैं खुश हो गया था कि चलो ग्रुप 2 गया तो गया। अगली बार में मैं सेकंड अटेम्प्ट में फेल हुआ, दुख लगा। फिर से थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत की कि पिछली बार क्या मेहनत नहीं की हुई, इस बार मेरे को क्या और मेहनत या इंप्रूवमेंट करनी है। तो वो जो मेरे नंबर आए थे 132, उसके बाद मेरे नंबर आए थे, मेरा तो ओल्ड सिलेबस था ना, उसके बाद मेरे नंबर आए थे 179। तो मेरा जो यहाँ का सफर था ना, ये जो 30-35 नंबर का सफर है, इस सफर को बोलते हैं बेटा इम्प्रूवमेंट। कि आपने पिछली बार जो मेहनत की वो थे 132 नंबर, अब और क्या इंप्रूवमेंट करें कि 30-35 15-20 नंबर और एक्स्ट्रा ले पाए, वो इंप्रूवमेंट आपकी रिजल्ट में दिखती है। चलिए जी, खत्म करें आज के सेशन को। 243 हो गए, मेरी तो कहानियां खत्म ही नहीं होंगी, मेरे तो सीए में इतने किस्से जुड़े हुए हैं ना, जो रेगुलर बैच लेते हैं उनको पता है। तो मेरे को हमेशा स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कई कई चीजें आपकी मतलब हमें ना पेपर में मोटिवेट कर देती हैं, तब जाके मतलब अच्छा लगता है कि चलो हमसे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो किसी स्टूडेंट के काम आ सकता है, या किसी स्टूडेंट के काम आ सका।
एक और चीजें, क्या आप लोग गाने सुनते हो माइंड फ्रेश करने के लिए? हाँ बोलो सारे, सारे बत्ते मुझे हाँ वाले ही निकलेंगे। एनी ने बोला यस सर। हाँ जी, पल्लवी, कोमल, अनुज, सुप्रीत ने भी बोला यस। अनुज और कोमल और पल्लवी, क्या आप रिफ्रेश होने के लिए गाने सुनते हो? इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर, आई वॉज कनेक्टिंग टू यू थ्रू रजत बगा सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया किया पल्लवी, चाहे रजत सर की वजह से अच्छे कनेक्ट हो गए। जो क्वेश्चन पूछे वो बताओ, क्या आप लोग गाने सुनते हो? हाँ जी सर। हाँ, तो जब मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपने फ्रेंड से जब डिस्कशन की थी तो उसने मुझसे ये भी पूछा था कि आप गाने सुनते हो? मैं कहा बहुत। मैं कहा मैं मतलब थक जाता हूँ जब पढ़ के 3-4 घंटे, तो मैं गाने ही सुनता हूँ। कहते माइंड में ऑडिटिंग याद रहती है या गाने? मैंने कहा गाने। समझ रहे हो? तो उसने मुझे ये बोला कि 15-20 दिन के लिए ना ये गानों वाली हैबिट को धीरे धीरे कम कर दे। अगर 0 नहीं कर सकता ना, बस इसको 10% पे लेके आ जा। सर इससे तो हम रिफ्रेश होते हैं। बेटा वो आपको लग रहा है आपकी बॉडी रिफ्रेश हो रही है, लेकिन आपका माइंड में क्या है, गाने स्टोर होते चले जाते हैं। मतलब मैंने भी चीज सुनी थी, तो मैंने भी 30 डेज, मेरे पास तब ना 1.5 महीने का टाइम था। ये बात है मार्च की, और मेरे पेपर थे मई में, मई 2018 में। तो ये मार्च की डिस्कशन हुई थी मेरे दोस्त के साथ। तो वो 1.5 महीना मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने मुझे रिजल्ट दिया। रात को सोते हुए ना, मैं लाइब्रेरी से आता था रात को 3 या 4 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो एक्टिवा पे या कार पे आता था तो हेडफोन लगा के आता था। गाने नहीं सुनता था उसमें, ऑडिटिंग और लो सुनता था, रिवीजन लेक्चर सुनता था। खाना खा रहे होते थे लाइब्रेरी में, 34 सेक्टर में खाना खा रहे होते थे दोपहर को। आप मान के चलोगे, आखिरी का जो मेरा 1 महीना था ना, शायद आप लोगों को इसमें से कई चीजें अच्छी लगेंगी, कई चीजें सच्ची या झूठी लगेंगी। पूरा अप्रैल का मंथ, अप्रैल 2018 की बात है, 1 अप्रैल को मैंने अपना वो बनाया था, क्या वर्ड यूज करते हैं जो हम 1 जनवरी को बनाते हैं पूरे साल का? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बनाया था जी। 1 अप्रैल को मैंने रेजोल्यूशन बनाया था कि मेरे पास 30 डेज है। रीजन क्या है, मेरा ग्रुप 1 था सीए फाइनल का, जिसका पहला पेपर होता है 1 मई को। तो मेरे पास एग्जैक्ट 30 डेज थे। तो मैंने एग्जैक्ट 30 डेज के लिए एक रेजोल्यूशन क्या बनाया था, कि जब मेरे को दोपहर को लंच करना है ना, तो उसके लिए मैंने अपने आप को सिर्फ 7 मिनट्स देने हैं। 7 मिनट के अंदर मेरे को जाना है बाहर, लंच करके आ जाना है, और उस 7 मिनट्स के अंदर ना मैं हेडफोन लगा के जाता था। मतलब लाइब्रेरी में मेरे सभी दोस्तों को पता था कि ये खाना भी इकट्ठे नहीं खाता। तो ये क्या किया था मैंने, पिछले फेलियर से लेके नेक्स्ट पास होने तक का जो मेरा सफर था ना, तो ये मैंने चीजें सीखी थी अंदर ही अंदर, अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिया था। तो उसमें से एक चीज ये थी कि मैंने अपना लंच का टाइम कम कर देने। खाना मैं पूरा खाता था, यही नहीं है खाना नहीं खा रहा, बस थोड़ा जल्दी खा लिया। ठीक है, पहले हम सारे दोस्तों के साथ इकट्ठे जाते थे, 10 जने इकट्ठे खा रहे हैं, 10 जने खाने इकट्ठे खाने बैठ गए, 1 घंटा तुम्हारा वहीं पे लग जाता था। समझ रहे हो? तो ये चीजें की थी हमने भी। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, तो मतलब मेरे को एक चीज 3-3 बार पढ़नी पड़ती है तब जाके मेरे दिमाग में बैठती है। तो उसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, मुझे अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़े। तो पूरा 1 महीना मैंने 7 मिनट में खाना खत्म करता था। खाना खत्म करते हुए भी हेडफोन्स लगा के मतलब बैठता होता था मैं, ताकि ऑडिटिंग उस 7 मिनट में कुछ रिवाइज हो जाए, कोई लॉ का कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। रिवीजन लेक्चर डाउनलोड किए हुए थे। रात को सोता था, लाइब्रेरी से आता था 3-4 बजे, और 3-4 बजे जब मैं सोता था ना, हेडफोन्स के साथ सोता था। जो मेरे रूममेट्स थे उनको भी पता था। 3-4 घंटे हेडफोन्स चलते रहते थे, क्लासेस चलती रहती थी। रात को जब नींद खुल गई, सुबह जब नींद खुल गई तब हटा दिए। मतलब कुछ ना कुछ इनपुट लेते थे। मतलब नहाने जा रहे हैं, मोबाइल रख दिया वॉशरूम में, मतलब वहां पे भी रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं। आखिरी 1 महीने में ना, मतलब मेरी सीए दिमाग पे चढ़ गई थी। मतलब मेरे ये दोस्त कहते थे, पीजी वाले कहते, तेरे दिमाग पे चढ़ गई है सीए। यार मेरे दिमाग पे चढ़े, मेरे दिल पे चढ़े, लेकिन उस अटेम्प्ट ने मुझे पास कर दिया था। बस उसके बाद कभी नहीं किया फिर ये काम, जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज का एक सही टाइम होता है। ये जो आपका सही टाइम है, ये आपका सही टाइम मेहनत करने वाला है। इस टाइम पे अगर लोग आपको बेवकूफ बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ये बेटा कर ही क्या रहा है, जो बोलता है बोलने दो। मैंने भी सही थी ये चीजें यार। मेरा मतलब जो रूममेट था ना उस टाइम पे, हम 3 जने इकट्ठे रहते थे, तो 2 जने मुझके मेरे ऊपर कई बार हंसते होते थे। अब या मैं उनको देख लूं या मैं अपनी मेहनत देख लूं। लेकिन उस वजह से क्या हुआ था, उस 30 दिन की मतलब ऐसी डेडिकेशन ने, जो मैंने अपने सीनियर से सीखी थी, उसने मुझे सीए बना दिया था। अब आपके पास 20-25 दिन है, आप थोड़ी सी अपने लेवल की डेडिकेशन दिखा दो। हर किसी की डेडिकेशन के मंत्र अपने अपने हैं। आप कुछ ऐसा कर दो, 15-16 घंटे लगातार पढ़ लो, उससे अगर आप भी पास हो जाओगे, उसके बाद आपका शेड्यूल रिलैक्स हो जाएगा।
अब वैसा 1 महीने वाली मेहनत वाला टाइम पिछले 3 साल में मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। हर चीज का एक सही टाइम होता है, तब वो पागलों वाली मेहनत करने का टाइम था, अब आपके पास है वो टाइम। 20 दिन के बाद मुझे ये मत कहना कि सर हमारी ना तैयारी नहीं हुई, 20 दिन हमारे वेस्ट हो गए, हम क्या करें। पिछले 4-5 दिनों में ना छत्तीसगढ़, पटना और गुड़गांव, वहां के मेरे कोई 3-4 स्टूडेंट्स हैं, उनके मेरे पास मैसेजेस आए। देखो मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है यहाँ पे, मैं आपको उनकी चैट रीड करवा देता हूँ। नहीं खुला हुआ तो वहां पे मतलब मेरे पास क्या मैसेज आए कि सर रिवीजन बैच जो आपका पिछले 15-16 दिन से चल रहा था वो खत्म हो गया। मैंने कहा अब 2 दिन रह गए। कहते हमें सर आपने पहले बोला था, हम ज्वाइन नहीं कर पाए, हमें लग रहा था सेल्फ स्टडी करेंगे, ना हमारे हम वो 15 दिन पढ़ पाए, ना हम अब अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। वो मुझे अब पता है क्या बोल रहे हैं, सर 10 दिन और कंटिन्यू कर लो। भाई ऐसा क्यों, जब आपके पास टाइम था, रिसोर्सेज था, तब आपको कुछ और लग रहा था। सेम ऐसे ही सिचुएशन आपके पास है, अभी आपके पास 20 दिन है। 15 दिन के बाद ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए, चाहे आप खुद को बोलो चाहे किसी को, कि सर अब तो हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम क्या करें, या हमारे पिछले 15-20 दिन अच्छे थे, हमने फोन ज्यादा चला लिया, ठीक है, हमने कुछ ये कर लिया वो कर लिया, तो अभी 15-20 दिन है, जो रिसोर्सेज यूज करने हैं, जो अभी आपने अपनी पढ़ाई के लिए पागलपन दिखाना है, डेडिकेशन दिखानी है, हेडफोन्स लगा के गाने सुनने हैं या रिवीजन लेक्चर सुनने हैं, टोटली अप टू यू। यूट्यूब पे मैंने आपको पहले ही बोला है, यूट्यूब पे मेरा फुल बैच भी अपलोडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, रिवीजन बैच भी अपलोडेड है। रिवीजन बैच हर चैप्टर की 1-1 घंटे की, पौने-पौने घंटे की क्लास है, पूरा का पूरा बैच 8-10 घंटे में है पढ़ा। जो चैप्टर चाहिए सीए तरुण मोंगिया सर्च करो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा जो चैप्टर चाहिए, पूरी ऑडिटिंग का। आपके ऊपर डिपेंड है, गाने सुनना चाहते हो ये 20-25 दिन, या ऑडिटिंग के लेक्चर सुनना चाहते हो। कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, माइंड मन नहीं लग रहा, तो कर लो। किसी दिन अगर आपकी स्टडी नहीं हो रही, बहुत हेक्टिक हो चुके हैं, बहुत पागल हो चुके हो, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी ऐसा कोई दिन आएगा, तो कुछ देर के लिए, आधे दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दो, माइंड को रिलैक्स कर लो। अदरवाइज गानों के ऊपर कम फोकस करके, लिटिल फोकस करके, ज्यादा फोकस करो अपनी स्टडी के ऊपर। रिवीजन लेक्चर सुन लो, काफी रिसोर्सेज हैं यार आपके पास, बस जरूरत है तो आपकी शिद्दत की। दैट्स ऑल योर ऑनर। अब बस, अब मेरी भी ना हो गई, अब किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑडिट का सिलेबस तो मैं खत्म नहीं कर पाया आप लोगों का, रियली सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर सका या पहुंचा पाया कि आप बचा हुआ सिलेबस अपने आप कर पाओ अच्छे से। ओके, 3 बज गए, आज पहली बार हमारी क्लास हुई 2 घंटे की, अदरवाइज 1 घंटे की क्लास होती थी। रजत सर ने आज क्लास नहीं ली तो उनका 1 घंटा मैंने ले लिया। ठीक है जी, बाय बाय। 10-15 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो लिख देना, ठीक है सर। अगर कोई डाउट इन केस अगर आए, वी कैन टेक्स्ट यू ऑन व्हाट्सएप, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप करो चाहे आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है। मैं एक बार के लिए फिर से फोन नंबर लिख देता हूँ, वैसे तो ग्रुप में है पड़ा ना फोन नंबर, है ना। एक और चीज करने वाला हूँ, आप लोगों में से जो इंस्टा पे होंगे, वैसे इस टाइम पे मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, ये चीज बोलनी तो नहीं चाहिए इंस्टा वाली, लेकिन ना मैं इंस्टा पे ना, आज से मेरा शेड्यूल थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, अभी बड़ा शेड्यूल हैवी चल रहा था। मैं ना क्विज डालता रहता हूँ, क्विज का मतलब वो इंस्टाग्राम पे होता नहीं एक ऑप्शन, 4 में से 1 ठीक है, अपने आप वो नॉलेज टेस्ट करो, तो वो डालता रहता हूँ मैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो। ऐसी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, सीए तरुण मोंगिया, ठीक है, बड़ी अच्छी सी मेरी फोटो लगी हुई, आपको पहचान में आ जाएगी, तो वहां पे आप सर्च कर लेना। आज से पिछले काफी दिनों से ना वो क्विज रुक चुका था, टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो क्विज होता है कि 4 में से 1 बताओ कौन बनेगा करोड़पति, जो आपके एमसीक्यूज आने हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं, बहुत बड़े बड़े तो नहीं, उसके मैं पोस्टिंग डाल देता होता हूँ। तो इंस्टा चलाते हो तो ऐसी चीजों को यूज करना आप। और वैसे मैं ट्राई करूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा फेसबुक इंस्टा बंद कर दो, व्हाट्सएप चल रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए बहुत है। 20-25 दिन मैं तो 3-3 महीने नेट पैक ही नहीं डलवाता था, पेपरों से 3 महीने पहले ना रिजल्ट आता था, नेट पैक ही नहीं डलवाना। एक दूसरे से वाईफाई ले लिया, वो कहते थे बुक्खड़ है, जी हाँ बुक्खड़ है, लेकिन मेरे को नेट नहीं डलवाना, अनलिमिटेड मेरे को नेट नहीं चलाना, तो मैं तो ये चीजें करता था। ये तब किए हैं जब मैं लास्ट में सीए बना था। चलिए जी, हाँ अब मेरे पास ये क्वेश्चन किसने पूछा था, एनी ने। एनी अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, आप मुझे कॉल कर लो, चलेगा, आई विल बी अवेलेबल। कभी स्टडी नहीं हो रही, पूरे दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, कुछ भी पूछना हो, आई विल बी अवेलेबल, जितना मुझे हो सकेगा आई विल हेल्प यू ऑल। ओके, बाय बाय, अब मुझे इजाजत दे दो।
चलते हैं यार। पास होके ना और कुछ ना करना, बस एक मैसेज जरूर करना मुझे। जब आप पास होगे ना, एक बार के लिए मैसेज जरूर करना मुझे, स्क्रीनशॉट शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि मुझे भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी खुशी बांटने का मौका मिल जाए। रिजल्ट के बाद मैं उम्मीद करूंगा मुझे आप लोग सब हेलो और पास वाला स्क्रीनशॉट भेजोगे। डन। चलिए जी, एनी सुप्रीत कह रहे हैं, पल्लवी कह रहे हैं थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। चलो बाय बाय, और ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, टाटा। और एक काम करना, लास्ट 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 लास्ट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक अब आपको चीज क्या करनी है, वो आपने ग्रुप में देखा होगा, जो चंडीगढ़ ब्रांच वाले वो नमिता मैम ने उन्होंने वो भेजी थी एक मेल, तो उसके ऊपर फीडबैक भेज देना टीचर्स की भी और चंडीगढ़ ब्रांच की भी, कि उन्होंने ये बैच कंडक्ट किया, या उनको मतलब एक हमें थैंक यू करना है। ठीक है, तो एक आप लोगों के पास ग्रुप में मेल होगी, तो वहां पे मेल कर देना, उनको एक थैंक यू विश करनी है बस हमने। ठीक है, चलिए बाय बाय।